हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन यहाँ से लगभग आप देखिए कि मेरे ख्याल से रफ जो है 30 के आसपास सवाल जो है आज की डेट तक जो है एसएससी ने मतलब कि पूछा है। और रेलवे में उतने सवाल मेरे को नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन एसएससी में स्पेशली बहुत सारे सवाल देखने को मिले हैं। सो उस लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इस टॉपिक को हम स्टैटिक जीके में भी कवर करते हैं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से मेल खाता है, सो मैंने कोशिश की है कि इसको अर्थव्यवस्था के अंदर ही, इकोनॉमिक्स के अंदर ही जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है भाई मेरे, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेजर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि भारत के प्रमुख जो उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में जितनी भी उनकी थ्योरी है, एमसीक्यू है, वो सारा कवर कर लेंगे। काम की सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। सो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये टॉपिक इतना वर्सेटाइल है, इतना बड़ा है, वास्ट है कि हम एक किताब लिख दें उस पर, लेकिन उतना मेरे को लगता नहीं कि रिक्वायरमेंट है। जितनी जरूरत है मैं उतना ही यहाँ पे कवर करवाऊंगा आपको। और इसके अलावा एक चीज और है कि अब से जो क्लास के टाइमिंग रहेंगे वो 7 से 7:15 के बीच में डेली रहेगी क्लास। आज फर्स्ट टाइम जो है टाइमिंग चेंज हुआ है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा डिले रही है क्लास, और ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली रही है। और ये जो है अब देखिए, आप कल से आपको देखेगा तो 7 से 7:15 के बीच में रोज रेगुलर क्लास इसी टाइम पे हुआ करेगी। सो अब आप इसको फिक्स ही टाइम मान लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने यही टाइम पे वोट किया था। सो अब यही टाइम हमारा लाइव का फिक्स रहेगा, तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। और कल से आपको रेगुलरिटी, एकदम पंक्चुअलिटी सारी देखने को मिलेगी। 7 से 7:15 के बीच में इसी चैनल पे जो है आपको रेगुलर में लाइव हमारा देखने को मिलेगा। सो अब इसको आप फिक्स करके मान के चलिएगा, ठीक है भाई मेरे। सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबको रामनवमी की बहुत सारी हार्दिक बधाइयां हों। और जिनको अभी बैच लेना था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए एक अच्छा ऑफर कर दिया। 599 का कर दिया 1 ईयर के लिए, और 799 का कर रखा है लाइफ टाइम के लिए, जिसमें 7 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलती है। सो आप में से कोई भी बच्चा लेना चाहे तो ये जीवी कक्षा एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। चलिए चलो भाई आगे चलो, आ जाइए फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। वॉइस क्या इशू आ रहा है? वॉइस में आ रही है ना? वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? एक बार आप बता दीजिए, पता लगे कि मैंने पूरा। वॉइस तो वैसे सही आ रही है, चल तो रहा है ये माइक वगैरह, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी। कह रहे हैं एनटीपीसी का पेपर आपसे पढ़ के पास हो गए। धन्यवाद आप सबका कि आप इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार दिखा रहे हैं ना। सो उत्तराखंड से हैं नीतीश भाई, इनका जो है पास हो गया एनटीपीसी का पेपर। सो बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको। चलिए आ जाइए, और एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं शेयर भी इस सेशन को कर दीजिए। सो आप देखिए कि सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग के प्रकार पढ़ने वाले हैं। अब आप देखो कि जब मैं इसकी क्लासिफिकेशन करता हूं तो इसकी क्लासिफिकेशन के कई सारे आधार हो सकते हैं, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्रियों की ही तो बात हो रही है। लेकिन हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं ना, हम बहुत डिटेल में इसमें पढ़ने वाले। ये तो एक रफ अभी मैं ब्रीफ आइडिया इसका दे रहा हूं। सो इसके अंदर पब्लिक सेक्टर में जैसे जो मेजर आज हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्नों के बारे में पढ़ना है। ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बेल, गेल, ये सब हम आज देखने वाले हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरा एक बनता है प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेस का। प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा पेपर में आता है, टिस्को का जैसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। सो हम टिस्को के बारे में भी पढ़ेंगे। टिस्को तो एक छोटी चीज है, हम बहुत सारी इंडस्ट्रियों के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट का अलग पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर की अलग पढ़ेंगे, एग्रो बेस्ड अलग पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल इनसे बनते हैं। हैवी अलग पढ़ेंगे, लाइट इंडस्ट्री अलग पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिए कि तीसरा सेक्टर बनता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है कि इन दोनों का मिश्रण होगा, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट, पीपीपी मॉडल आप किसको कह सकते हैं। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरह से जो है यहां हमें देखने को मिलती है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का दोनों का मिश्रण है। फिर लास्ट में जो बनता है वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री बनता है, जो ओन्ड एंड रन बाय प्रोड्यूसर या वर्कर। कोई छोटा वर्कर होता है, जैसे वो अपने लेवल पे कोई छोटी फैक्ट्री चला रहा है, उसको हम कोऑपरेटिव बोल देते हैं। जैसे अमूल हो गया, इफ्को हो गया, ये सारे हमें इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। सो यहाँ मैंने वही बताया, उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में बताया। सबसे पहले तो आप देखिए कि स्वामित्व के आधार पर जो है हम देखते हैं, ठीक है।
सो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र वाले हो सकते हैं जो सरकार के अंडर आते हैं, दूसरे निजी क्षेत्र के उद्योग हो सकते हैं, है ना भाई मेरे, जो किसी व्यक्ति या किसी समूह से जो है संबंधित होंगे पूरे के पूरे। तीसरा जो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होंगे, जिसके अंदर या तो आप समझिए कि सरकार और जो है आपका निजी व्यक्ति जो है, इन दोनों का मिश्रण होगा इसके अंदर देखने को मिलेगा। और आखिरी आते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग, जिसमें आप देखिए जैसे अमूल हो गया, इफ्को हो गया, ये सहकारी में आ जाएंगे। ठीक है, बड़े फास्ट पेस पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस इसमें कैटेगराइज करते चलेंगे। सो दूसरा आप देखिए कि क्लासिफिकेशन किस पे हो सकती है? साइज पे भी हो सकती है। ये तो मैंने पहले तो जो बताई मैंने स्वामित्व के आधार पे बता दी थी, अब मैं जो है साइज के आधार पे कि कोई इंडस्ट्री छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है। आप सबके भी मैं क्वेश्चंस के रिप्लाई दूंगा, अभी पहले इधर फोकस कीजिए। सो यहाँ पे आप देखिए कि लार्ज स्केल की इंडस्ट्री एक होती है। लार्ज स्केल की इंडस्ट्री में क्या होता है कि भाई जो बहुत बड़े लेवल पे रहेगी, हाई इन्वेस्टमेंट्स होंगी वहां पे, है ना, वहां पे सब कुछ जो है आप ये समझो हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों की बातें चलेंगी। ऐसा नहीं कि कोई 1-2 करोड़ वाली बात चल रही होगी। ठीक है, सो हाई इन्वेस्टमेंट, हाई टेक्नोलॉजी, लार्ज लेवल की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप ऑटोमोबाइल का सेक्टर देखिए, है ना, जितनी भी आप देखिए कि कारें बनती हैं, ट्रक बनते हैं, ये सब जो है इसी की कैटेगरी में लार्ज स्केल की में आ जाएंगी। फिर जो स्मॉल स्केल वाली होती है, स्मॉल स्केल वाली में क्या होता है? कम टेक्नोलॉजी, छोटी इन्वेस्टमेंट, है ना, तो वो जो है स्मॉल स्केल में आ जाती है। इसके बाद तीसरा आधार बनता है आपका रॉ मटेरियल के आधार पे, है ना। सो रॉ मटेरियल के आधार पे एक हो सकती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। भाई एग्रो बेस्ड का मतलब होगा कि सपोज करो कि आपको एक फैक्ट्री के अंदर जो है कपड़े बनाने हैं, उसके लिए आपको कॉटन की यानी कि कपास की जरूरत है, रुई की जरूरत है। सो ये क्या हो गया? आपकी डिपेंडेंसी किस पे होगी? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी होगी। सो इसको बोलते हैं एक तरह से एग्रो बेस्ड। सो इसी में आप देखिए कि डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, ये सारा एग्रो बेस्ड में ही आ जाएगा। फिर एक इसी में ही अगर हम देखते हैं रॉ मटेरियल के आधार पे ही एक आती है मिनरल बेस्ड। सो मिनरल बेस्ड में क्या होगा कि सपोज करो कि अब आपको जो है जहाजों के स्पेयर पार्ट बनाने हैं, या फिर आपको जो है गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाने हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा? एल्यूमिनियम चाहिए होगा, लोहा चाहिए होगा। सो अगेन अब आप मिनरल पे डिपेंड हो गए, सो वो मिनरल बेस्ड हो गई। फिर तीसरी होती है भाई मेरे मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री, इसके अंदर जो ओशियन या सी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। चौथी हो जाएंगी फॉरेस्ट बेस्ड, जैसे फर्नीचर हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, गम हो गया, ये सारे के सारे इसमें आ जाएगा। सो ये मैंने आपको तरीके बताए हैं। ये हो गया आकार के आधार पे पहला वाला, है ना, दूसरा वाला तरीका। फिर तीसरा होगा कच्चे माल के आधार पे। अब तीसरे के अंदर भी बहुत सारे उसके सब पार्ट बनते हैं। कच्चा माल कहाँ कहाँ से मिल सकता है? कृषि से मिल सकता है, जो खनिज है ना, खाने हैं, वहां से मिल सकता है, समुद्र से मिल सकता है, वनस्पति के आधार पे हो सकता है ना, तो वन से मिल सकता है। सो ये सारे इसके पार्ट हो जाएंगे। सो अब जो हम बात करने वाली, ये तो मैंने एक कैटेगरी बता दी पूरी ओवरऑल की कैसे इसको बांट सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, इसको यहां से स्टार मार्क कर लो। टोटल जब हम इंडस्ट्री को बांटते हैं तो 8 मेजर इंडस्ट्री भारत के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, और उस 8 कोर इंडस्ट्री तो होती ही है, लेकिन उसके 8 इंडस्ट्रियल रीजन भी बनाए गए हैं। सो ये जो रीजन है ना, ये डायरेक्टली पेपर में आते हैं। कई बार वो ऑप्शन में क्या करता है, ये 4 रीजन देके और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है भारत का कोर इंडस्ट्रियल रीजन, कौन सा नहीं है। सो ये चारों आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से हैं इन चारों में? एक हो गया मुंबई पुणे का हाईवे हो गया, या मुंबई पुणे का रीजन हो गया, सॉरी हाईवे कह दिया। फिर एक हुगली का रीजन हो गया, एक बेंगलोर चेन्नई का रीजन हो गया, एक गुजरात का रीजन हो गया, एक छोटा नागपुर का। छोटा नागपुर में बहुत बहुत मिनरल हैं, भर भर के मिनरल हैं भाई मेरे, है ना। सो रूहर ऑफ इंडिया भी कह दिया जाता है। फिर एक विशाखापट्टनम गुंटूर का रीजन हो गया, एक गुड़गांव दिल्ली मेरठ का रीजन हो गया, और एक कोल्लम तिरुवनंतपुरम का रीजन हो गया। यानी ये साउथ का रीजन हो गया, ये नॉर्थ का रीजन हो गया। ये भी लगभग आपको जो है साउथ की साइड में ही देखने को मिलता है। ये मध्य भारत के अंदर देखने को मिलता है। गुजरात भी लगभग मध्य भारत के आसपास का ही रीजन है। सो बंगलोर जो है थोड़ा नीचे, है ना। सो हम कह सकते हैं एक तरह से कि साउथ वाली साइड में बंगलोर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। सो इस तरीके से आप इनको कैटेगरीज करके जो है बांट सकते हैं। ये हमारे रीजन हो गए। अब दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि कई बार हमसे पूछता है कि बताओ, पेपर में जो प्रश्न आए हैं, पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं कि बताओ इसमें से हैवी इंडस्ट्री कौन सी है और लाइट इंडस्ट्री कौन सी है, ऐसा भी करके हमसे पेपर में पूछता है। जी कह रहे हैं ये वीडियो प्राइवेट हो जाएंगी एक्चुअली में दोस्तों, ये सारी पेड की वीडियोस हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लाइव का एक सही टाइम बता दीजिए और उसी टाइम पे अब हम आया करेंगे। और आप जितने भी स्टूडेंट हैं इसी टाइम पे लाइव आओ रेगुलर में, है ना। 7 सवा 7 के आसपास हम रेगुलर में आएंगे लाइव। और अभी बहुत तगड़ी चीज एक आने भी वाली है फ्यूचर में, है ना। सो वो अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूं, अभी बन रही है वो चीज। जैसे ही बन के रेडी हो जाएगी फिर करेंगे, बम फोड़ देंगे एकदम से, धमाका करेंगे एकदम से, है ना। सो अभी उसके लिए इंतजार करो। पेड बैच नहीं है कोई, ठीक है, पेड बैच यही रहेगा, ये तसल्ली रखो। सो हैवी और लाइट की बात करते हैं तो इससे प्रश्न बहुत सारे हैं, अभी मैं प्रश्न भी आपको दिखाऊंगा। सो हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती है? हैवी इंडस्ट्री वो होती है भाई मेरे जिसके अंदर बहुत ही बल्कि रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर बड़ी बड़ी मशीनें, बल्कि मशीनें जो इस्तेमाल हो रही हैं। सो यहां पे मैंने वही बोला, हैवी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, हैवी रॉ मटेरियल होगा, लार्ज कैपिटल, खूब पैसा इसमें लगेगा, इसको चलाने के लिए खूब एनर्जी लगेगी। जैसे अब हम ऑयल पे इतना डिपेंड करते हैं ना। सो लोहे का कोई प्लांट है,
या फिर आपका स्टील का कोई प्लांट है, इनके लिए खूब पैसा लगता है, खूब तेल लगता है, तब जाके इनको जो है चलाया जा सकता है, या खूब बिजली लगेगी, है ना। सो इसमें कैसे कैसे हो सकती है, आयरन स्टील, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी जो है आपकी हैवी इंडस्ट्री आएंगी, यानी कि भारी उद्योगों में हम इनको कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ का कच्चा माल भी भारी होगा, मशीनरी भी भारी होगी। ये एक तरीका है इसको समझने का। फिर दूसरी आती है लाइट इंडस्ट्री। अब लाइट इंडस्ट्री कैसी होगी भाई मेरे, जहां पे जो कच्चा माल है या रॉ मटेरियल है वो लाइट है, हल्के वेट का है, सो वो हो गई एक तरह से लाइट इंडस्ट्री। साथ में आप देखिए कि लेबर भी जो है ऐसे नहीं कि कोई बहुत भारी भरकम उसको काम करना पड़ रहा, मशीनें भी बहुत हल्की फुल्की हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही भारी भारी ट्रक से चलाने पड़ रहे हैं। सो इसमें कैसी हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, टॉयज हो गया, स्विंग मशीन होगी। अब खिलौने हैं, खिलौने को क्या आपको क्रेन चाहिए कि खिलौने को उठाने के लिए? कॉमन सेंस तो यही बोलती है कि ऐसे ही उठा लेगा कोई भी इंसान, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, हल्के उद्योग बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए सवाल देखते हैं कि इस पे सवाल किस प्रकार के हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, इनसे सवाल आए हैं पेपर में। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, सब चीजें हम रिसर्च बेस्ड पढ़ रहे हैं। सो आप देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग का सही वर्णन नहीं करता है। सो हैवी इंडस्ट्री कौन सी नहीं है वो हमसे पूछ रहा है। एक मिनट, सही वर्णन करता है, सॉरी। सो करेक्ट है, हैवी इंडस्ट्री कौन सी है वो हमसे पूछ रहा है। सो ये बोले कि हैवी इंडस्ट्री लाइट रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करती है। गलत है भाई। क्या वो हल्का कच्चा माल इस्तेमाल करेगी? बिल्कुल गलत है। इट प्रोड्यूसेस ब्राइट कंज्यूमर गुड्स, चमकती हुई कंज्यूमर गुड्स, ये क्या सी बात हुई? क्या ये एक हैवी इंडस्ट्री का कोई संकेत है? ये कोई सेंस तो नहीं बैठ रहा ना। आगे देखते हैं फिर। इट यूजेस, पहले डी वाला देख लेते हैं। इट मैन्युफैक्चर्स कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज। भाई आप मेरे को बताओ कि एक साबुन, तेल, कंघी, या फिर आपको जो है ये जो है पिछवाड़ा साफ करने के लिए वो जो पेपर रोल होते हैं, टॉयलेटरीज होती हैं, है ना, डिटॉल के सोप हो गए। अब बताओ मेरे को यार, ये सब के लिए कोई हैवी इंडस्ट्री लगेगी आपको? ये तो हल्की हल्की चीजें हैं, कॉमन सेंस की बात है, यूं ही उठा लेता है इंसान। अब मैं लोहा बोलूँ तो लोहा तो फिर भी भारी हो जाएगा। सो ये भी जो है ये लाइट इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो कॉमन सेंस से आप हेडशॉट मार के इसका उत्तर सी कर सकते थे। और दूसरा, जैसा कि मैंने कैटेगरी आपको बताया, हैवी का मतलब क्या होता है? बल्कि होता है, भारी होता है। सो जहां पे बल्कि शब्द आ गया आप उसको कर लो। सो ये रहा बल्कि इनपुट्स टू प्रोड्यूस हैवी गुड्स, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके होते हैं, आप दोनों में से जो तरीका इस्तेमाल करना चाहे। आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री पेयर्स इज करेक्टली ग्रुप्ड एज हैवी इंडस्ट्री? सो करेक्टली ग्रुप्ड एज हैवी इंडस्ट्री पूछ रहा है। हैवी का मतलब भारी। अब भारी कौन सी है भाई मेरे? अभी मैंने आपको बताया भाई, जो कपड़े सिलने की मशीन है, पेंट ब्रश है, ये तो एकदम हल्के हैं भाई, यूं ही हाथ से पकड़ लेते हो। सो ये भारी नहीं हो सकता है। फिर दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज वायर। भाई कोई भी तार लेने जाते हो, हाथ में पकड़ के ले आते हो, बल्ब को हाथ में पकड़ के यूं खेलते रहते हो लट्टू बना के। सो ये भी हैवी तो नहीं है, उतना भारी तो नहीं है। क्रॉस मारो। वॉचेस, पेंट ब्रशेस। भाई मेरे कॉमन सेंस लगाना था यहाँ पे कि भाई वॉचेस, और यहाँ पे भी पेंट है, यहाँ भी पेंट है, तो पेंट ब्रश का तो भाई यूं यूं पेंट करने वाला ब्रश कौन सा भारी होता है? और वॉच भाई मैंने घड़ी को हाथ में पहन के बंदा घूमता है, बताइए, इतनी हल्की होती है घड़ी। सो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी कॉमन सेंस बोलते हो। तो उत्तर तो इसका बी ही होना था। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो सभी में आप मेरे को बताओ, शिप बिल्डिंग और ऑटोमोबाइल, भाई एक ट्रक बनाना, कार बनाना, समुद्री जहाज बनाना, क्या ये भारी भरकम है कि नहीं है? सो ये जो है ये भारी इंडस्ट्री में आ जाएगा। सो इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री है। अब हम उन अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। स्टैटिक भी चालू होने वाला है, बहुत जल्दी चालू होने वाला है, अनाउंस करेंगे। चलिए जी, अब आप देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं। सो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से बहुत सारे सवाल अक्सर बनते हैं। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होती है। क्या ये लाइट इंडस्ट्री है या हैवी है? तो आप बोलेंगे कि भाई ये एक हैवी इंडस्ट्री, भारी भरकम इंडस्ट्री है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर ये कहाँ पे बनानी चाहिए हमें? तो आप मुझे बताइए कि सपोज करो कि यहाँ पे जो है लोहे की खान, लोहे के अयस्क की खान जो बहुत बड़ी है। सो ऑब्वियस सी बात है, इस फैक्ट्री को हम यहीं कहीं आसपास बनाएंगे, ना कि इससे कोसों दूर बना देंगे, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है महंगा हो जाएगा। सो ये जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जहाँ पे रहेगी, वहीं पे इसको बनाने का सही फायदा होता है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें काम का रहता है कि इसको क्या बोलते हैं, ये एक बेसिक इंडस्ट्री भी है। मेलानोबिस ने क्या बोला था? बेसिक इंडस्ट्री पे फोकस करना है। सो बेसिक इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि इसका जो लोहा है, यानी कि यहाँ से जो बनेगा अल्टीमेटली, वो दूसरी इंडस्ट्रियां इस्तेमाल करेंगी एज ए रॉ मटेरियल। तो लोहे का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है भाई? कोई पेचकस बनाने वाली कंपनी कर लेगी, कोई खिलौने बनाने वाली कर सकती है, कार बनाने वाली कर सकती है, ट्रक बनाने वाली कर सकती है, मतलब आप जिसका भी नाम लीजिए, बर्तन बनाने वाली कर सकती है। सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बेसिक इंडस्ट्री भी बोला जाता है। ये कुछ कुछ कीवर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए हैं।
इसके अलावा बल्कि रॉ मटेरियल तो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, ये मैंने बता दिया है। और एनर्जी यानी कि या तो ये तेल पे चल रही है या बिजली पे चल रही है तो उसको बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर और काम की चीज़ देख लेते हैं। जो आयरन की ओर्स हैं, यानी जो अयस्क की हम बात करें, जहाँ से आयरन को हम निकालेंगे, लोहे को हम निकालेंगे, खान के अंदर से जो आ रहा है लोहा वो प्योर नहीं होता, तो वो हम वही है कि वो जो ओर है उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे एक हेमेटाइट और है, हेमेटाइट जो होती है सबसे हाई क्वालिटी की जो है आयरन और है, इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर ये आपको ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरी होती है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी की ही और है, लेकिन इसके अंदर भी हाई आयरन कंटेंट होने के बावजूद ये हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, कुद्रमुख के अंदर जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। इनके बारे में अभी पढ़ेंगे कि कितना कितना परसेंटेज होता है। तो कुल मिला के ये दो जो है मेन आयरन की और सबसे अच्छी हैं, यहाँ से हमें लोहा जो है ज़्यादा मिलेगा। मतलब कचरा इसके अंदर कम है और लोहा ज़्यादा है, हम ऐसे समझ सकते हैं। वो होता है ना कि एक दाल है, दाल के अंदर कंकर ज़्यादा है या कम है, ऐसे आप समझ लीजिए। सो जो आखिरी की है लिमोनाइट और सिडेराइट, ये भी आयरन की ओर है, लेकिन इनके अंदर लोहा बहुत कम होता है और समझो कचरा ज़्यादा होता है, ऐसे आप समझ लीजिए, है ना। सो ये जो है सबसे खराब क्वालिटी की आयरन की ओर मानी जाती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। सो अभी जैसे मैंने बताया कि लौह जो इस्पात पूरा उद्योग है, ये भारी उद्योग के अंदर कंसीडर होता है। इसको चलाने के लिए भाई ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए होती है, और ये जो है एक बेसिक इंडस्ट्री भी माना जाता है। और दूसरा, इसको कहाँ बनाया जाता है, जहाँ से हमें कच्चा माल आसानी से अवेलेबल हो जाए, यानी कि जो खाने हैं इसकी उन्हीं के आसपास कहीं थोड़ी सी दूरी पर इसको बनाया जाएगा, इसकी फैक्ट्री को, ऐसे आप समझ लीजिए। जो इसके अयस्क है, लौह के अयस्क के महत्वपूर्ण प्रकार उसके देखते हैं, तो एक तो है हेमेटाइट जो उच्च गुणवत्ता वाला होता है, दूसरा है मैग्नेटाइट, ये भी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है। तो दोनों के अंदर ये अच्छा खासा लोहा होता है, लेकिन जो लिमोनाइट और सिडेराइट है इनके अंदर बहुत कम होता है, ये निम्न श्रेणी के होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, मैं थोड़ा मैप के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है ये पूरी की पूरी, अगर मैप पे हम इसको दर्शाएं तो कहां कहां हमें देखने को मिलेगा। सो ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए हैशटैग इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ इस मैप से, ये मैप बड़ा सोच के मैंने लगाया है, बहुत सारे मैप हो सकते थे लेकिन यही क्यों लगाया उसका कारण भी मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि ये हमसे पूछना शुरू कर देता है इनका क्रम, कि बताओ ये आपको पता है इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सो आप देखिए कि ये कभी हमसे पूछेगा कि बताओ इसको ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो, किसी चीज़ को नॉर्थ से साउथ करो, तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर ये पूछ ले हमसे, सपोज करो कि इन सबका एक क्रम पूछना शुरू कर दे। सो क्रम पूछेगा तो सबसे वेस्ट में कौन सा है, आप देखिए चंद्रपुर है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, चंद्रपुर सबसे वेस्ट में हो गया। चंद्रपुर के बाद क्या आएगा आपका, भिलाई आएगा, है ना। थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो इधर कौन सा आ जाएगा, रौरकेला आ जाएगा, रौरकेला से थोड़ी आगे जाऊंगा तो जमशेदपुर आ जाएगा, है ना। जमशेदपुर से थोड़ी सी आगे जाऊंगा तो आप देखिए कि पहले बोकारो आ जाएगा, फिर नीचे ले जाता हूँ, बोकारो के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बर्नपुर आ जाएगा, ठीक है। बर्नपुर के बाद आगे जो जाएंगे तो दुर्गापुर आ जाएगा, यानी सबसे एक्सट्रीम ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो दुर्गापुर है। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, इतना हमें ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका कुछ कारण होता है, ऐसे ही नहीं कि मैं यूं ही हवाई तीर छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। सो इसी को ही आप ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं। ऊपर से नीचे जब देखता हूँ मैं नॉर्थ से साउथ में, तो सबसे ऊपर ये दिल्ली में तो है ही है, ठीक है, सेल के कॉर्पोरेट ऑफिस है, लेकिन मेन इन प्लांट्स को देखिए आप। सो ऊपर अगर देखते हैं तो बोकारो पहले आएगा, फिर बर्नपुर आ रहा है, फिर दुर्गापुर आ रहा है, फिर जमशेदपुर आ रहा है, फिर रौरकेला आ रहा है, फिर भिलाई आ रहा है, फिर चंद्रपुर आ रहा है, फिर आपका भद्रदेवी आ रहा है, उसके बाद जो सेलम आ रहा है। अच्छा, चंद्रपुर के बाद इधर मुंबई वाला भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, वो कॉर्पोरेट ऑफिस है बट। सो ऐसे करके ये भी आपको ध्यान में रखना और ये भी ध्यान में रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है। उसके बाद टिस्को की बात करते हैं तो आप देखिए ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है जमशेदपुर। सो ये जो जमशेदपुर है, ये जो है आप देखिए कि टाटा, ये जो आज आप रतन टाटा देखते हैं, लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं टाटा, इन्हीं के पूर्वज हैं जमशेदजी नसरवंजी टाटा। सो उन्होंने यहाँ पे आप देखिए कि एक स्टील का प्लांट शुरू किया था, भारत का फर्स्ट स्टील प्लांट ये कहाँ किया था, जमशेदपुर के अंदर किया था। कौन सी नदी के तट पे, सुबर्ण रेखा नदी के तट पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जमशेदपुर में, ये झारखंड के अंदर पड़ता है और झारखंड आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी मिनरल बेल्ट के साथ है ना। सो ये पूरा एरिया कौन सा है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू होता है। सो यहाँ पे खूब सारे मिनरल है झारखंड के आसपास, छोटा नागपुर के प्लेट्यू के आसपास। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जमशेदजी टाटा ने कब बनाया है, तो 1907 का टाइम याद रखिएगा कि उसमें जो है इन्होंने बनवाया है। सो इसके रॉ मटेरियल कहाँ से उठाते हैं ये, सो रॉ मटेरियल, क्योंकि स्टील का प्लांट है टिस्को, है ना। सो स्टील के लिए हमें जो अल्टीमेटली स्टील आपका जो है बनना लोहे से, ये सब कुछ है ना, लोहे का, कार्बन का, वो एक एलॉय है एक तरह से स्टील। सो ये आप देखिए आयरन और चाहिए तो वो कहाँ कहाँ से हमें मिल रही थी, सिंगबम से मिल रही थी आयरन और कोल जो मिल रहा है वो झड़िया से मिल रहा है। अब कोल की जरूरत इसलिए कि भाई मेरे एनर्जी हाई लगेगी तो वो कोल भी हमें चाहिए, और दूसरा जो है आयरन और तो रॉ मटेरियल है, तो ये दोनों ही चीज़ कहाँ से, पास पास से ही लग रही है, तो ये आप समझ लीजिएगा। उसके बाद अगला आता है आपका बर्नपुर।
सो ये मैंने अभी जमशेदपुर बताया, अब मैं बर्नपुर की बात कर रहा हूँ, ये वाले की, ठीक है। ये बर्नपुर ऊपर वाला है। बर्नपुर में क्या आपको देखने को मिलता है, इसको का प्लांट देखने को मिलता है। सो ये जो इसको है, ये भी ओल्डेस्ट स्टील का प्लांट एक तरह से आप बोल सकते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोल सकते हैं ना। टिस्को सबसे पुराना है, लेकिन उसी जमाने के आसपास का आप इसको भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पड़ता है, बर्नपुर में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। आपको देख के पता भी लग रहा होगा, ये सारा एरिया जो है ये वेस्ट बंगाल का एरिया है ना। सो यहाँ पे आप देखिए कि इसके अलावा रोरकेला स्टील प्लांट जो है, रोरकेला स्टील प्लांट आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको। ये कौन सा एरिया है, जय जगन्नाथ, ओडिशा का एरिया है ना। सो भगवान जगन्नाथ की कृपा से रोरकेला में है। उसके बाद ये इसी को ही हम एक तरह से, जो रोरकेला में है, इसको सुंदरगढ़ में आप एग्जैक्टली बोल सकते हैं, कई बार पूछ लेता है पेपर में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो इसी को पहला पीएसयू स्टील प्लांट भी बोला जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि इसको जो बनाया था, कई बार ये पूछता है कि बताओ कौन से देश की मदद के साथ हमने बनाया था। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमने ली है, ये जर्मनी से ली है, तो जर्मनी की मदद से इसको बनाया था। उसके बाद आपका आता है भिलाई स्टील प्लांट। ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, भिलाई वाला, ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपका देखिए कि मध्य प्रदेश हो गया, और ये वाला जो है साथ ही में छत्तीसगढ़ हो गया। ये एक ही रीजन हुआ करता था। अब आज की डेट में इसको, जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इसको एमपीसीजी रीजन माना जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रीजन एक ही माना जाता है। सो आप देखिए कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई का स्टील प्लांट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये किसकी मदद से हमने बनाया, कौन सी कंट्री की मदद से बनवाया, रशियन है ना। सो रशिया की मदद से है। रशियन दिमाग में फालतू की चीज़ मत चलाना, ये कंट्री है, ठीक है। रशियन या सोवियत यूनियन कह लीजिए उस टाइम का, पुराने ज़माने का। सो उसकी मदद से बनाया है ना। सो ये क्या करता है, सप्लाइज रेल्स फॉर इंडियन रेलवेज, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो वहाँ के लिए मटेरियल ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगला आता है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट। सो दुर्गापुर आपका बर्नपुर के जस्ट नीचे वाली साइड में दुर्गापुर पड़ रहा है, यानी ये भी बंगाल में ही पड़ रहा है, यहाँ से मैप से पता लग रहा है। और ये ब्रिटिश लोगों की मदद से हमने यहाँ पे भी बनवाया था, ठीक है जी। सो कुल मिला के मैंने यही बताया है। यहाँ पे टिस्को जो है जमशेदपुर में, झारखंड में, ये सबसे पुराना आप कह लीजिए और निजी इस्पात संयंत्र है भारत के अंदर, सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर है। जमशेदजी नसरुद्दीन टाटा ने बनवाया था। लोह का अयस्क हम सिंहभूम से, और कोयला जो है झरिया से यहाँ पे मंगवाते हैं। इंडियन आयरन स्टील कंपनी जो है, इसको, ये बर्नपुर में है भाई मेरे, ये मैंने ऑलरेडी मैप से समझा दिया। रोरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में है। और भिलाई वाला जो है, ये रूस की मदद से बनवाया है हमने, जबकि रोरकेला वाला हमने जर्मन की मदद से बनवाया है। ये कुछ कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और दुर्गापुर वाला जो है, ये भी पश्चिम बंगाल में बनता है। ये जो है दुर्गापुर वाला, ये ब्रिटिश लोगों की सहयोग से बनवाया है। ये कई बार सीधा पेपर में आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगला आपका बनता है बोकारो स्टील प्लांट। ये कहाँ पड़ता है आपका, ये झारखंड में पड़ता है। ये हमने किसकी मदद से, वही रशिया की या सोवियत यूनियन की मदद से जो है हमने बनवाया था। फिर नेक्स्ट आपका आता है वाइजैग। वाइजैग या विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सो वाइजैग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये रहा विशाखापट्टनम वाला, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। सो दिस इज वाइजैग वाला। सो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ रहा है। और कोस्टल स्टील प्लांट है, यानी कि बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के पास है, समवर्ती है बिल्कुल, है ना, तट के पास ही है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, कई बार कोस्टल वाला भी पूछ लेता है पेपर में आपसे, तो इसीलिए मैंने इसको अलग रंग कर दिया है। इसके अलावा एडवांटेज यही रहेगी कि यहाँ से, क्योंकि आप देखिए समुद्र के रास्ते से कुछ भी आपको इधर से उधर मंगवाना है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। दूसरा आप देखिए कि इंपोर्ट अगर कोल वगैरह का करना है सी के रास्ते से तो ईजी हो जाएगा, वही वाला केस है, ठीक है जी। इसके अलावा अब मैं पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स की बात करता हूँ। ये कुछ कुछ तो मैंने इसमें बात की है ना, जिसमें जनरली हमने जो है प्राइवेट वाले भी बात की, लेकिन अब मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो सेल, जो आपने सुना होगा सेल, है ना। सो आप देखिए कि सेल का जो है आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, भिलाई, रोरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सेलम, भद्रावती में आपको देखने को मिलेगी। फिर प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील, एसार, ये सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा। सो ये दो तरह की जो मैंने डिवीजन आपको बताई थी, उनके आधार पर भी मैंने बता दिया, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के आधार पर ये प्लांट कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर आपसे कई बार पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा स्टील कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग जो है वो ओडिशा है भाई मेरे, है ना। उसके बाद सिर्फ ओडिशा ही नहीं है, ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारी मैंने लाइन से बता दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पोर्ट्स फॉर स्टील एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर बोला जाएगा तो भाई की स्टील का जो है हमें निर्यात करना, आयात करना है, वो कहाँ से होगा, तो वो विशाखापट्टनम, जो समुद्री रास्ता है वहीं से होना है, तो विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया, हल्दिया हो गया, मुंबई हो गया, है ना। इन 3-4 जगहों से जो है ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम मिनी प्लांट्स की। सो मिनी प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ हमें आयरन स्टील के देखने को मिलते हैं, अलवर, जयपुर, अहमदाबाद और बेंगलोर में देखने को मिलेंगे। अच्छा, जैसे बड़े प्लांट हो गए, बड़े प्लांट को चलाने के लिए कोल की जरूरत होती है, कोयले की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब छोटा प्लांट है तो छोटे प्लांट को हम बिजली से भी चला सकते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल होना
ईजी है। ठीक है, फिर लार्जेस्ट रॉ मटेरियल फॉर स्टील की बात करते हैं तो स्टील के लिए आयरन और ही सबसे ज़्यादा लो आयस की इस्तेमाल होता है। और कुदरमुख की माइंस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, मैग्नेटाइट की और मिलती है जो काफ़ी अच्छी मात्रा में लोहा हमें दे देती है, क्योंकि वो एक अच्छी और मानी जाती है, आयरन रिच और मानी जाती है। ये मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। और वहीं पर अगर हम देखते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो मैंने पहले ही बताया था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू तो भाई ये खानों का भंडार है, इसके नीचे मिनरल ही मिनरल भरे हुए हैं ना। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया के अंदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसके अंदर झारखंड वगैरह के आसपास का एरिया, छत्तीसगढ़ वाला है ना, ये आप मान लीजिए। सो ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन आयरन की और स्टील की इंडस्ट्री की हमें इसी एरिया में देखने को मिलती है। अच्छा, इसी वजह से क्योंकि इतने सारे मिनरल से भरा हुआ है छोटा नागपुर का प्लेट्यू, तो इसको हम रूहर ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। सो ये इसका एक्रोनिम है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। चलिए, अब कोलैबोरेशन के क्वेश्चन जैसे अभी मैंने आपको बताया, बहुत सारे तो बता ही दिए। तो रौरकेला का प्लांट जर्मनी की मदद से बना है, भिलाई का रशिया की मदद से, दुर्गापुर का यूके की मदद से। ये एक फाइनल मैंने आपको एक जिस्ट दे दिया है, ये पता होना चाहिए। फिर नदियों की बात करें तो जमशेदपुर सुवर्णरेखा नदी पे, रौरकेला वाला जो ब्राह्मणी नदी पे है। सो ये जो है दोनों ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पेपर के हिसाब से। चलिए, अब मैं दुनिया के हिसाब से बात कर लेता हूं आयरन और स्टील की। तो दुनिया के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अटलांटिक कोस्टल रीजन जो है, अटलांटिक का जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वहां हमें काफ़ी सारा आयरन स्टील देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो यूराल रेंज है, यूराल रेंज के बारे में हम जनरली ज्योग्राफी में पूरा का पूरा पढ़ते हैं, है ना, रशिया के अंदर है। सो वो वहाँ पढ़ेंगे यूराल रेंज क्या होती है, लेकिन वहाँ पर भारी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ देखने को मिलता है हमें। फिर इसके अलावा आप देखिए कि जो रूहर रीजन है जर्मनी का, इसीलिए आप देखिए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम रूहर ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि जो जर्मनी का रूहर रीजन है वहां भी खूब सारे मिनरल हैं, जैसे यहां पे छोटा नागपुर प्लेट्यू में। सो इसीलिए हम दोनों को एक तरह से कोरिलेट कर देते हैं। सो जर्मनी जो पड़ता है, कई बार हमसे पूछ लेता है पेपर में, ये आपका जो पड़ता है सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है। जर्मनी कहां पड़ता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए यूरोप में। या तो ये सेंट्रल आप लिखिए या फिर वेस्टर्न यूरोप लिखिए, ये यहां पे पड़ता है। ठीक है, ईस्टर्न में नहीं पड़ता है, पूरब में नहीं पड़ता है यूरोप के, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट की बात करता हूं तो दुर्गापुर सबसे ईस्ट में है इस तरफ, फिर जमशेदपुर वाला, फिर रौरकेला वाला, फिर भिलाई वाला आ जाएगा। सो ये ऑर्डर वैसे तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। सो इंडिया ऑफिशियली सरपास्ड जापान टू बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन जनवरी 2019, यानी कि आज की डेट में हम जो है जापान से भी आगे निकल चुके हैं और जो है सबसे ज़्यादा स्टील हम जो है भारत जो है प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए सवाल देखते हैं इस पे कि इस इंडस्ट्री से सवाल कैसे हैं। अभी तो एक ही इंडस्ट्री हमने पकड़ी, सभी करेंगे एक एक करके। असर्शन क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टील इज कंसीडर्ड एज हैवी इंडस्ट्री। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, दोनों भारी हैं भाई मेरे, ये बात तो एकदम सही है। फिर रीजन क्या है, इट रिक्वायर्स लाइट वेट रॉ मटेरियल लाइक कॉटन एंड रबर। क्या ये बकवास बात नहीं है कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है? एक तरफ से आप बोल रहे हो उसको हैवी इंडस्ट्री, दो बोल रहे हो कि उसका जो कच्चा माल है वो लाइट होगा, हल्का होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? सो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट वाली सही है। कॉमन सेंस भी यही बोलती है। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर है। आगे, कुदरमुख माइंस कहां पे है? एक तो डायरेक्ट पेपर में ये आपसे पूछा जा सकता है। सो कुदरमुख माइंस आपकी कहां पे है? ये कर्नाटक में है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और ये कभी भी आएगा, मैं आपको ध्यान दे रहा हूं इस चीज को, है ना, आएगा, है ना। सो ये पूछ रहा है हमसे कि नॉन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मिनरल सोर्स। भाई कुदरमुख माइन से हमें कौन सा मिलता है, ये हमसे पूछ रहा है। सो आयरन और मिलती है, मैंने कई बार आपको आज की डेट में बता दिया, कई बार कुदरमुख माइंस का मैंने जिक्र किया है। सो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा कठिन प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए ठीक है, कह रहे पीएसयू क्या होती है? महिमा जी, पीएसयू होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो फैक्ट्रियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, तेल की हो गई, कच्चे माल की हो गई या फिर लोहे की हो गई, जो गवर्नमेंट के अंडर है, उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। ठीक है, और जो प्राइवेट वाली होती है, जैसे रिलायंस के पास कोई रिफाइनरी होगी, टाटा के पास हो गया कुछ, सो वो हो गई प्राइवेट वाली। ठीक है, चलिए जी, तो इसका जो उत्तर है कौन दे रहा है? सी कौन दे रहा है इसका उत्तर? सी थोड़ी है इसका उत्तर। तो इसके ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, ये आपको मैंने इसलिए डाल दिया कि आपको ये सारा याद करके रखना है। वैसे तो ये सारा हमने आज पढ़ ही लिया है, बट कोई बात नहीं। तो भिलाई आयरन स्टील प्लांट की बात कर रहे हैं। सो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको दुर्ग में देखने को मिलेगा। सो रौरकेला स्टील प्लांट जो है ये आपको जो है सुंदरगढ़ में देखने को मिलेगा। आज मैंने सारे पढ़ा दिए हैं आपका। फिर आपका जो है आयरन, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, इसका जो है ये बुरदावन हो जाएगा।
और जो जिंदल वाला है यार, ये जिंदल वाला जो है ये बेलारी हो जाएगा। ये आप याद करके रख लीजिएगा। ये एक प्रश्न पेपर में आया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन से पेपर में आया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है दोबारा भी। फिर एक ये प्रश्न को आप देखिए, जब मैंने आपको दुनिया का बताया, पूरी दुनिया के हिसाब से जब बताया था आयरन एंड स्टील का, तो ये भी एक प्रश्न पेपरों में आया हुआ है। सो आप मेरे को बताइए कि अटलांटिक कोस्ट रीजन में यूएस में है, ये तो बात सही है। यूराल रीजन में रशिया में, ये भी बात सही है। नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में है यूके के, ये भी बात सही है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूहर को पढ़ते ही हम अक्सर सोच लेते हैं कि ये बात सही है और हम सीधा 4 मार्क कर देते हैं, जबकि इसका उत्तर 4 नहीं होगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, रूहर तो बहुत सही बात थी, लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप लिख दिया। भाई रूहर जो है वो जर्मनी में है, और जर्मनी जो है वो यूरोप के ईस्टर्न भाग में नहीं है, वो सेंट्रल या वेस्टर्न में है। सो यहाँ पे ईस्टर्न की जगह पे अगर सेंट्रल या वेस्टर्न यूरोप होता तो बात सही हो जाती, लेकिन अब ये बात गलत हो जाएगी। सो थर्ड इज रॉन्ग बेसिकली, बाकी सारे सही है। तो 1 2 4 जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। सो 2 जो है इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज करेक्ट। अभी जो मैंने आपको समझाया था कि भाई ईस्ट से वेस्ट पूछ रहा है, ध्यान दीजिए मैप के अंदर ये वैसा नहीं पूछ रहा है, इधर से इधर नहीं पूछ रहा, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ पूछ रहा है। सो यानी कि उधर वाला पहले लिखना है आपको और इधर वाला बाद में लिखना है। अब आप मेरे को बताइए, मैंने उस सबसे उधर वाला जो बताया था आपको, दुर्गापुर और बर्नपुर, बिल्कुल उस तरफ से, क्या ये मैंने बताया था, है ना। और चंदर वाला जो है इस तरफ बताया था, सबसे इस तरफ है। और आप देख लीजिए, अब दुर्गापुर वाला, बर्नपुर वाला तो चलिए ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। सो दुर्गापुर वाला जो है सबसे पहले आएगा, है ना। फिर उसके बाद आप देखिए कि जमशेदपुर आ जाएगा, फिर रौरकेला, फिर भिलाई आ जाएगा। वो अभी जो मैंने आपको मैप दिखाया था, आप वहां पे देख सकते हैं, दुर्गापुर, जमशेदपुर, रौरकेला, भिलाई। ये देखिए, ये हो गया दुर्गापुर, फिर जमशेदपुर, फिर रौरकेला, फिर भिलाई। ठीक है। सो ये मैप इसीलिए मैंने बोला था आपको कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैप भाई मेरे। सो यहाँ से प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए बोला था, ऐसे मैंने मजाक में तो नहीं बोला था। सो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा। चलिए, वेयर वाज द फर्स्ट स्टील प्लांट सेटअप इन इंडिया। पहला स्टील प्लांट जो है कहाँ पे बनाया गया था। सो टिस्को जमशेदजी नसरवन जी टाटा ने 1907 में जो बनाया है, ये जमशेदपुर में बनवाया है। चलिए, ये अभी हमने किए एक इंडस्ट्री कवर, अब हम एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पे आते हैं। ठीक है, कह रहे हैं दूसरी पीडीएफ सारी तो दे दी भाई मेरे, मैं सारी पीडीएफ एनटीपीसी के हेडशॉट्स की दे चुका हूँ, कोई भी चीज़ मैंने छुड़वाई नहीं है। और ग्रुप डी के लिए मैंने पूरी साइंस करवा रखी थी, मैंने ये बोल दिया था साइंस वो वाली कर लेना, क्योंकि ग्रुप डी में सबसे डिटेल में साइंस आती है। और हेडशॉट की सारी पीडीएफ मैंने दी है, एक भी पीडीएफ छोड़ी नहीं है। ऐसे मत बोला करो यार, आप जीवी कक्षा जी के टेलीग्राम पे चेक करो, आप गलत टेलीग्राम पे चेक कर रहे हो, आप हमारे इन्फॉर्मेशन वाले टेलीग्राम पे चेक कर रहे हो, जीवी कक्षा वाले पे। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, आपको कौन से टेलीग्राम पे चेक करना है, जीवी कक्षा जीके टेलीग्राम पे चेक करना है, यही नाम है उसका। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। अगली आती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भाई मेरे। सो एल्यूमिनियम आप देखिए कि जो एल्यूमिनियम का वेट होता है वो बड़ा हल्का होता है, इसीलिए तो आप देखिए जहाज़ों में, हवाई जहाज़ों में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। लेकिन खुद का वेट हल्का होने के बावजूद भी जो है इसको हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में ही डालते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम हल्का है तो हम जो है उसको हल्की इंडस्ट्री मान ले, क्योंकि एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग में बहुत भारी भारी भरकम जो मशीनें लगती हैं। मैंने खुद काम किया है वेदांता के अंदर, सो मैं समझ सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना फोटो, ये जेन्युइन है, ऐसी आग के गोले, आग की लपटें निकलती हैं भाई मेरे। आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते जहां पे इतना लंबा समय हमने काम कर लिया मैंने। सो ये जो है ऐसा ही होता है, बहुत खतरनाक खेल होता है। सो एल्यूमिनियम को रिफाइनिंग इतनी ईजी नहीं है। जो एल्यूमिनियम के बर्तन में आप खाते हो उसको साफ सुथरा करने में ही उस एल्यूमिनियम को जान निकल जाती है। पता नहीं कितने वर्करों के जो लंग्स हैं वो खराब हो रहे हैं, मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं। अंदर घुसोगे धुआं धुआं धुआं, है ना। तुम्हारे यहाँ पे हाथों पे ऐसे भारी भरकम पूरे गार्ड्स पहना के, सर पे ऐसे हेलमेट पहना के, तुम ये कोरोना वाला मास्क पहन के खुश होते रहते हो, वहाँ हमें कार्ट्रिज वाला मास्क पहनाया जाता था भाई साहब। एक्सट्रीम मास्क होता, कार्ट्रिज लगे होते तो उससे फिल्टर होकर एयर आती थी, ऐसा हाल। और पैरों में 10-10 किलो के जूते, मतलब तुम यकीन नहीं करो, लोहे होते थे उन जूतों के अंदर की भाई, क्योंकि क्या था, कुछ भी गिर जाएगा, ऐसा हाल। और ऊपर आग की लपटें चल रही हैं, जी हाँ, ऊपर मशीनों से आग की लपटें चल रही हैं। तुम्हें एक जगह दी जाती है कि यहाँ काम करके तुम्हें यहाँ खड़े हो जाना है, नहीं तो गिरेगी ऊपर ही, तुम्हारे कांड हो जाएगा। मतलब अलग खेला, वो अलग दुनिया भाई मेरे। भगवान, मैं कह रहा हूँ वही नर्क है एक इंसान के लिए। वो आप चले गए तो आप बोलोगे, आपके हाथ खड़े हो जाएंगे कि आज के बाद मेरे को एल्यूमिनियम नहीं चाहिए, एल्यूमिनियम तुम रख लो बाबू, है ना, ये हाल हो जाएगा।
चलिए ये हाल है, तो आप देखिए कि लाइट मेटल इंडस्ट्री नहीं है, बहुत हैवी है, मैंने ये बताने की कोशिश की है। सो इसको मेटल ऑफ द फ्यूचर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी हाई वर्सेटिलिटी है, वजन कम है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, खराब नहीं होता इजीली, है ना। आप देखिए हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल हो रहा है तो वहीं से हमें पता लग रहा है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल मेटल है ये, आयरन और स्टील के बाद, ठीक है। सो एल्यूमिनियम की क्या की जाती है, स्मेल्टिंग की जाती है, और उसके लिए ये जो बड़े बड़े आप देखते हैं जहाँ पे रिफाइन होता है इसको बोलते हैं स्मेल्टर, ठीक है। सो लाइट वेट है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, कोई भी कोरोजन एज सच तो नहीं होता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर ऊपर जमा हो जाती है, वो बचा लेती है इसको। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है, हाई गुड कंडक्टर है, बिजली भी इजीली पास हो जाती है इसके अंदर से। आप देखना आजकल मार्केट के अंदर जो है एल्यूमिनियम की वाइंडिंग वाली वायर आएंगी और एक कॉपर वाली आएंगी। तो जो तांबे की वाइंडिंग वाली कोई भी चीज़ रहेगी, आप तांबे की वाइंडिंग वाला कूलर ले लो, पंखा ले लो, वो महंगा होगा, एल्यूमिनियम वाला सस्ता होगा, लेकिन है तो है ना, सस्ता प्रोडक्ट तो बन गया ना कम से कम। सो आप देख सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी। सो इसकी और जो है मेनली एल्यूमिनियम की वो होती है बॉक्साइट, ये कई बार पेपर में आ जाता है बॉक्साइट और का, सो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सो बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्यूमिना बनता है, Al2O3, और एल्यूमिना से क्या बनता है, फिर एल्यूमिनियम बनता है, Al बनता है, ठीक है। सो ये इसकी बेसिकली प्रोसेस रहती है। सो कुल मिला के एल्यूमिनियम उद्योग जो है ये बेशक से एल्यूमिनियम हल्की धातु है, लेकिन ये भारी उद्योग के अंदर ही आता है और भविष्य की धातु इसको माना जाता है। लोहे के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी धातु यही है, एल्यूमिनियम ही है भाई मेरे। एल्यूमिनियम प्रगलन जो है सबसे महत्वपूर्ण धातुक्रम उद्योग है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हल्का वजन है, इसीलिए विमानों में, ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होता है, और संक्षारण प्रतिरोधी है, साथ में उच्च शक्ति से भार अनुपात है। इसके अलावा अच्छा चालक है बिजली का भी, और विद्युत का, और आपका जो है हीट का, उष्मा का। इसके अलावा रूपांतरण की बात करते हैं तो जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिना में कन्वर्ट होता है, और एल्यूमिना किस में होता है, वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है। सो ये प्रोसेस है इसकी। चलिए फिर एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग के लिए दो तरह की प्रोसेसेस का इस्तेमाल हो सकता है। एक होती है आपकी बेयर्स प्रोसेस, और दूसरी अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हॉल हेरोल्ड प्रोसेस होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलिसिस जो हम करते हैं, वो एनोड कैथोड वाला आपने सुना होगा सारा का सारा कंसेप्ट। सो यहाँ भी ऐसे ही होता है, वो जो एनोड होते हैं इतने भारी भारी बड़े बड़े जैसे बर्फ की सिल्लियाँ होती है ना, ऐसे वाले एनोड होते हैं, वो नीचे लगाते हैं, पूरी हो रही होती है, और आपको पता नहीं वहाँ पे, पता नहीं कितना, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि किलो वोल्ट एम्पियर में चलता भाई मेरे करंट, है ना, और वो भी हजारों किलो वोल्ट एम्पियर में। अब मेरे को एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा कि कितना उन्होंने बताया था। सो वो बहुत बहुत भाई, इंसान हल्का सा टच और इंसान पूरा फूक गया, ऐसा समझ लो, इतना भारी भरकम करंट चलता है। जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं कि वो केमिकल ने, एक केमिकल आपके ऊपर गिरा और आर पर जाएगा फिर सीधा, इतने कोरोसिव केमिकल इस्तेमाल होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चाहिए होती है। मैंने बोला ना अभी, किलो वोल्ट एम्पियर्स में जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, खूब ज़्यादा, है ना। सो उन जिसमें वो हो रही होती है उनको क्या बोलते हैं, पॉट्स बोलते हैं, पॉट्स। सो इंडिया का लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करते हैं तो ओडिशा में भारी भरकम है भाई मेरे, सबसे नंबर 1 जय जगन्नाथ, है ना, ओडिशा के अंदर है। जो आप वेदांता एल्यूमिनियम्स की बात करते हैं, वेदांता कहाँ पे, झारसुगुड़ा के अंदर है ना, मैंने खुद वहाँ पे काम किया इसीलिए पता है। फिर गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी आपको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा बॉक्साइट बेल्ट्स की बात करते हैं तो बॉक्साइट की बेल्ट का मतलब है कि खानों में हमें कहाँ पे मिलती है बॉक्साइट। सो वो जो मिल रही है वो पंचम पतमाली उड़ीसा के अंदर मिलती है, कालाहांडी उड़ीसा में मिलती है, कटनी एमपी में मिलती है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में मिलती है। सो इन जगह पे जो है हमें बॉक्साइट मिलती है, यहाँ से निकाल के फिर इसकी रिफाइनिंग करते हैं, इसको साफ सुथरा करते हैं। ओडिशा में आपको लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर मिलेगा, है ना, मैंने पहले बता दिया। और वेदांता जो है वो लगभग पूरे सेंट्रल एशिया में लार्जेस्ट स्मेल्टर वहीं पे ही है, वेदांता के अंदर ही है। चाइना जो है वो वर्ल्ड से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, और चाइना के बाद इंडिया, रशिया और कनाडा का ही नंबर आता है। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हम एक कॉम्पिटिटिव नेचर में है दुनिया के अंदर एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने में। फिर ओडिशा में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये पेपर में पूछा जा सकता है। चलो अब एल्यूमिनियम की अलग अलग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी फैक्ट्रियां हैं जहां पे हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में हो रहा है, ये देख लेते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है अभी मैं नई वाली लेकर आ रहा हूँ, अब कंटेंट तो मेरा नया आएगा ही ना, है ना। सो मैक्सिमम 95% से ऊपर कंटेंट इस किताब के अंदर है। अभी आप देख रहे होंगे लगभग किताबें फ्लिपकार्ट से अब गायब हो गई हैं क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, मैंने पहले ही बोला था, है ना। सो कुछ कुछ बची हुई है लास्ट की, वो आप ले लेना। और इसके अलावा तो भाई अब फिर भगवान वाली है, अब क्या बोले, है ना। बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सर साइंस की किताब कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब है ये आपको अब फ्लिपकार्ट पे भी दिखाई नहीं दे रही होगी। साइंस की बेस्ट किताब आज तक की इतिहास की नहीं दिखेगी। अब क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमने बल्क में छपवाई थी, वो सारी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। तो पूरे फ्लिपकार्ट में आप देखेंगे तो
जितनी भी किताबें थी बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। आखिरी की कुछ कुछ चुनिंदा बची हुई हैं, अमेज़न पे थोड़ी सी बची हुई हैं बस, और उसके बाद जो अमेज़न पे ख़त्म होते ही बस। मैं अभी थोड़ा सा किताबों से परहेज कर रहा हूँ, मुझे कंटेंट पे फोकस करना है ना। सो 3-4% जो एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ उसको आप पेपर पे लिख के किताब में चिपका लिया करो, ये है। चलो आगे मेजर एल्यूमिनियम प्लांट्स की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए नालको। नालको क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ओडिशा में मिलेगा। ओडिशा में भी अगर हम देखते हैं तो कहाँ मिलेगा? अंगुल में मिलेगा। अंगुल कहाँ पे? ये रहा आपका, ठीक है। सो ओडिशा में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये रहा नालको, मैंने यहाँ लिख दिया है। सो बाल्को कोरबा में देखने को मिल रहा है। रेणुकूट जो है यहाँ पे जो है आपको हिंडाल्को देखने को मिल रहा है। सो यहाँ मैंने सारे मार्क कर दिए हैं। फिर ऐसे ही आप देखेंगे तो मैटूर के पास जो मालको देखने को मिल रहा है। सो अलग अलग जगह पे है ना। आलूपुरम में इंडल देखने को मिल रहा है। सो अलग अलग मैंने इस पूरे मैप में क्लियरली मेंशन किए हैं। जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा वहां से आपको ये समझना आसान हो जाएगा। सो ये जो है स्मेल्टर कहाँ पे? ये अंगुल में है, ठीक है। लार्जेस्ट पीएसयू एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है भारत का, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। और ये बॉक्साइट कहाँ से लेता है? पंचपतमली हिल्स से लेता है, ठीक है। इसके बाद आती है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये जनरली आप देखेंगे तो ये जो एल आ रहा है, एल एल्यूमिनियम की वजह से ही आ रहा है। ये देखो यहाँ भी एल आ रहा है। सो ये इससे भी पता लगता है कि ये एल्यूमिनियम ही है भाई मेरे, ठीक है। सो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ये कोरबा में देखने को मिलता है। हाई क्वालिटी का एल्यूमिनियम यहाँ पे बनता है। सो अब मेजरली इसका स्टेक जो है वेदांता ग्रुप ने ही ले लिया है। और वेदांता एल्यूमिनियम जो मेन वाली है वो आपको झारसुगुड़ा में देखने को मिलेगी, उड़ीसा के अंदर, है ना। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम स्मेल्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर दूसरी वेदांता के अंदर ही आ जाती है लांजीगढ़ वाली, है ना। सो वो भी एक इसी का ही पार्ट है। तो ये मैंने आपको बता दिया, नालको हो गई, बाल्को हो गई और वेदांता हो गई। ये तीन जो है मेजर फैक्ट्रियां हो गई एल्यूमिनियम की। फिर इसके बाद आ जाती है माल्को, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। सो ये जो है आपका मैटूर में पड़ती है, तमिलनाडु के अंदर, है ना। स्मॉलर है, छोटी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे कह सकते हैं। और जो एल्यूमिनियम की इनगोट्स होगी, रोड्स होगी, वो सारी की सारी यही बनाती है। फिर एक प्रश्न जो इंडल से आया था, तो इंडल को स्टार मार्क कर लीजिए। इंडल जो है आप देखिए इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, अब ये हिंडाल्को का पार्ट है। सो इसके बारे में एक प्रश्न आया था। ये पहली बात तो है कहाँ पे? बेलगांव में, कर्नाटक में इसका एल्यूमिना प्लांट है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, इसी में ही एक आता है मूरी। मूरी के बारे में ही प्रश्न आया था पेपर में। मूरी कहाँ पे पड़ता है? सो मूरी पड़ता है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में, ठीक है। सो कुल मिला के झारखंड में है। आई थिंक धोनी के वहाँ से ही हो गया, है ना। सो मूरी जो है वो झारखंड से, ये हमें पता होना चाहिए है। इसमें क्या था? ये एक तरह से इंडिया का फर्स्ट एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट था मूरी, इसलिए इससे आई थिंक प्रश्न आ गया है। सो ये कब बनता है? ये 1948 में बनता है। उस टाइम पे ये किसके अंडर था? वो इंडल के अंडर ही था। ध्यान दीजिए, ये उस टाइम पे मूरी जो है वो इंडल के अंडर था। लेकिन बाद में इसको ओवरटेक किसने कर लिया? इसको किसने ले लिया? हिंडाल्को ने ले लिया था 2005 में। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कि इसकी ओवरटेकिंग की। फिर आपका आता है हिंडाल्को। हिंडाल्को जो है आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर भाई मेरे। और लोकेशन कौन सी है? रेणुकूट है, सोनभद्र के पास जो है ना। सो अल्टीमेटली आप देखिए कि इसके अलावा अगर हम देखते हैं लीडिंग प्राइवेट एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर में, तो एक हीराकुड में हो जाएगा, है ना। हीराकुड में स्मेल्टर हो गया हिंडाल्को का, जो अब हिंडाल्को के ही अंडर आ रहा है सारा। फिर एक बेलगावी में जो है, बेलगावी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ये सीधे सीधे प्रश्न एक्चुअली पेपर में आए हुए हैं। हीराकुड वाला कहाँ पड़ा? बेलगावी वाला कहाँ पड़ा? अलूपुरम वाला कहाँ पड़ा? सो अलूपुरम वाला जो है आपका केरला के आसपास में है। फिर एक महान एल्यूमिनियम प्लांट जो है ना। सो ये जो है आपका सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है, जो कि कहाँ पे है? बरगावन में, सिंगरौली में है। और ये जो है कहाँ पड़ता है? बेसिकली मध्य प्रदेश में, दोनों डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। तो महान एल्यूमिनियम का लेना देना मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से मत समझ लेना। कई बार हम उसके नाम से वैसे समझ लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश में जब हम जाते हैं, क्योंकि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का रीजन भी बहुत सारा माइंस वाला है। सो पीथमपुर जो है यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर है पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का, ठीक है। सो ये कहाँ पे पड़ता है? धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसको जो है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कई बार इसको बोला जाता है, कई बार आगे भी आएगा, चेन्नई भी आएगा, उसका भी हम जिक्र करेंगे। सो अभी के लिए आप ये याद रखिएगा कि इसको भी डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कई बार बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑटोमोबाइल का सेक्टर पीथमपुर में है, मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए, सो ये मैंने अभी जो आपको पूरा बताया ये उसी का क्रक्स है ना। इंडल, हिंडाल्को, माल्को, बाल्को कहाँ कहाँ पे हैं, ये बस उसका क्रक्स है, ये वही लिखा हुआ है। और ये मैप है। सो आप यहाँ से मैप के अंदर रीलोकेट करके पूरा देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये बात तो उचित है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट वायर्स यूटेंसिल्स। क्या एल्यूमिनियम जो है जहाज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है? हवाई जहाज़ों को बिल्कुल होता है, क्योंकि उनको हल्का रखना है हमें। फिर तारे बनाने में भी होता है, बर्तन बनाने में भी
के बर्तन तो आपके घर में ही दिखने को मिल जाएंगे, है ना। हालांकि एल्यूमिनियम के बर्तन उतने अच्छे नहीं होते, स्टील के उससे बेहतर होते हैं, और ब्रास के तो सबसे ही बेहतर होते हैं, कास्ट आयरन के भी बेहतर होते हैं, कच्चे लोहे के। इसके इसलिए बेहतर नहीं होते क्योंकि ये ऐसा बोला जाता है घुलता रहता है खाने के अंदर और धीरे धीरे आपके अंदर जाता रहता है। सो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इसके बर्तन को ना इस्तेमाल किया जाए जनरली। सो आप देखिए कि ये जो बिल्कुल है दोनों ही करेक्ट हैं और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो सही उत्तर जो है बोथ ए एंड आर जो है ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लांट स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है करेक्टली मैच्ड। सो आप देखिए कि ये बेलगावी का मैंने आपको अभी बताया कर्नाटक में, अलुपुरम का केरला में बताया, हीराकुड का उड़ीसा में बताया, ये तो अभी मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, मूरी वाला जो सबसे पुराना वाला प्लांट था, ये मैंने आपको बताया था कि पहले इंडल के अंदर था, फिर बाद में हिंडाल्को ने इसको ले लिया। और ये कहाँ पे पड़ता है? रांची में पड़ता है। रांची कहाँ पे? झारखंड में। और मैंने धोनी का एग्जांपल देके आपको बताया था, इसीलिए बताया था। सो ये बोल रहा है छत्तीसगढ़ में। सो छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता है ये आपका कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। सो इसका उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि इसने नोट ही पूछा था और आपने ये नोट ही बता दिया, और क्या है। फिर ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट इन इंडिया आपसे पूछ रहा है। सो अभी मैंने आपको बताया था मूरी वाला जो है वो सबसे पुराना माना जाता है, तो यही हो जाएगा। फिर महान एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ पे है मध्य प्रदेश के अंदर? सो महान वाला जो है यहाँ पे बरगवां सिंगरौली 2। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका अभी तक का पूरा एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री। ये 2 मेजर इंडस्ट्री तो हमने कवर कर ली है। बस 1 सेकंड दीजिए। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन के लिए वही पढ़ी है ना जो ग्रेजुएशन के लिए करवा दिया, वही सफिशिएंट है। क्या लें, कितनी लंबी होगी क्लास? भाई शुरू तो कर लेने दिया करो, अभी तो शुरू ही है। इतनी जल्दी थक जाते हो आप, क्या 10 मिनट में सब कवर करवा दो? ठाटा ठाटा ठाटा, ऐसे थोड़ी होता है। फिर बोलते हो सिलेबस खत्म नहीं होगा। भाई सिलेबस भी तो खत्म करना है। ये थोड़ी है कि अब आधा पौना घंटा पढ़ाओ, बस मजे से पढ़ो, उसके बाद भाग लो। ऐसा नहीं होता है ना। काम भी तो पूरा कंप्लीट करना है अपने को। चलो अब बात करते हैं चीनी की इंडस्ट्री की, शुगर इंडस्ट्री की। सो शुगर इंडस्ट्री जो है ये एग्रो बेस्ड है, यानी कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है ना। गुड़ से ही शुगर बनती है और किससे बननी है, और सीजनल इंडस्ट्री है। सो आप देखिए कि रॉ मटेरियल क्या है इसके लिए अच्छा रहेगा, तो शुगर केन है, मैंने पहले ही बता दिया है ना। और यही देखा जाता है कि भाई गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, वहीं पर इसकी फैक्ट्रियाँ होंगी। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ये पैरामीटर सही नहीं है कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है और उसकी फैक्ट्री वहीं होगी। ये भी होता है कि जो गन्ना जहाँ पे हो रहा है उसके अंदर चीनी निकल कितनी रही है, यानी कि उसके अंदर शुगर कंटेंट है कितना, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। जैसे आप देखिए कि अगर हम जनरली नॉर्थ की साइड देखते हैं भारत की, यूपी बिहार वाली साइड, तो गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, खूब गन्ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और फैक्ट्रियाँ भी देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है, 60% फैक्ट्रियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ का जो गन्ना है ना, उसके अंदर चीनी का तत्व कम है एज कम्पेयर टू पेनिनसुला इंडिया, है ना। पेनिनसुला इंडिया का मतलब हो गया कि भाई ये जो भाग है ना। सो ये जो दक्कन के पठार में अगर आप गन्ना देखते हैं, सो यहाँ पे जो गन्ने की फैक्ट्रियां हैं वो बेशक से आपको उतनी ना देखने को मिले, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ भी बहुत सारी फैक्ट्रियां बसी हुई हैं। लेकिन यहाँ का गन्ने की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, ये गन्ने से चीनी बहुत निकलती है ना। सो ये भी हमें पता होना चाहिए। सो कुल मिला के मैं कहानी ये बता रहा हूँ कि 60% शुगर मिल्स बेशक से आपको उत्तर प्रदेश बिहार में देखने को मिलेंगी, लेकिन मैंने जो कि बताया आपको पेनिनसुला प्लेट्यू के अंदर या फिर दक्कन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है अच्छी गुणवत्ता वाला जो है आपको मिलता है। फिर इंडिया के अंदर आप देखिए कि इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया का आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील 1 नंबर पे आता है, ठीक है। ब्राज़ील जो है फर्स्ट है। फिर इंडिया जो है फर्स्ट किस चीज़ में? गुड़ में और खांडसरी में इंडिया फर्स्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूपी जो है वो लार्जेस्ट शुगर केन और शुगर प्रोड्यूसर है इंडिया का, एक ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं। सो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो पेनिनसुलर इंडिया का भाग है ना, यानी कि इस वाले पार्ट में जो गन्ना मिलता है उसमें चीनी सबसे ज़्यादा निकलती है, यानी उसकी गुणवत्ता बहुत हाई है। सो जो मैंने अभी बताया महाराष्ट्र इसी भाग में पड़ता है आपका। सो यहाँ पे हाईएस्ट शुगर रिकवरी, इसका मतलब है कि इसमें से खूब चीनी निकाली जाती है उसी गन्ने में से। एक गन्ना यहाँ का उठा लो, एक गन्ना उत्तर प्रदेश का उठा लो, सो महाराष्ट्र के गन्ने में से ज़्यादा चीनी निकलेगी, ऐसे आप समझ लीजिए। सो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स मैंने अभी बताई दिए, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सारी की सारी मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। और साउथ इंडिया में भी जितना भी गन्ना मिलेगा उसमें भी हाई चीनी की रिकवरी होती है, यानी कि अच्छा गन्ना उसमें मिलता है। बाय प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या क्या निकलता है? मोलासिस हो गया, बैगेज हो गया, ये सारे के सारे बाय प्रोडक्ट हैं। और
इसके अलावा इथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो है ये बहुत मदद करते हैं। सो आपको पता है कि आजकल ये बोल दिया गया कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ना। सो इथेनॉल मिक्स करवाई जा रही है पेट्रोल में, है ना। अब इतना महंगा पेट्रोल मिल नहीं रहा है जितना महंगा हमें लगाया जा रहा है, उसके बाद भी इथेनॉल को मिक्स करके दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी गाड़ियों के इंजन खराब होने लग गए हैं। सो अब वो पाया जा रहा है कि भाई ये जो इंजन खराब हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी सरकारें जो है इथेनॉल खूब डाल डाल के दे रही हैं, और बहुत सारे खूब प्लांट लगवाए हैं गडकरी साहब ने इथेनॉल के। सो अब पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है भाई मेरे, लेकिन व्हीकल खराब हो रहे हैं आज की डेट में, ये हाल है। एनीवेज, गुड़ और खांडसरी की बात करते हैं तो ये कॉटेज या हाउस होल्ड यूनिट्स में निकलता है। यानी कॉटेज का क्या, कुटीर उद्योग है, बहुत ही छोटे उद्योग, छोटे लेवल पे उद्योग होता है जो वहाँ पे गुड्स और खांडसरी बनती है। इसके अलावा कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जो है वो डोमिनेट कहाँ की करती हैं, वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव शुगर मिल्स डोमिनेट करती हैं। मेन प्रॉब्लम क्या रहती है गन्ने के साथ, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि कुछ जगह में तो गन्ने से बहुत ज़्यादा चीनी निकल जाएगी, खूब रस निकलेगा, लेकिन कुछ जगह का गन्ना उतना रस भरा नहीं रहता। सो लो रिकवरी का मतलब होता है कि कम चीनी निकलना उसमें से, ठीक है। सो कम चीनी निकलती है तो लो रिकवरी उसको हम जो है बोल देते हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्रशिंग सीजन, है ना, कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर फटाफट से उसे क्रश करना पड़ेगा, नहीं तो सूख जाएगा और फिर वही चीनी का कंटेंट कम हो जाएगा, ये भी एक चक्कर है। सो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के लिए हॉट ह्यूमिड इरिगेशन चाहिए होती है, तभी आप गन्ने को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये कुछ इसके अंदर इश्यूज भी हैं गन्ने के साथ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज आर करेक्ट, कौन सी सही है शुगर इंडस्ट्री के लिए, वो हमसे पूछ रहा है। सो इंडिया रैंक्स एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। सो आप देखिए ये बात तो सही है, ब्राजील सबसे पहले नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे, ये बात तो सही है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड खांडसरी, ये भी बात सही है कि फर्स्ट है गुड़ और खांडसरी में, इंडिया ही सबसे ऊपर है, यही मैंने आपको बताया था। शुगर इंडस्ट्री यूजेस लाइट वेट रॉ मटेरियल, सही पूछा है ना। सो लाइट वेट रॉ मटेरियल तो शुगर इंडस्ट्री में यूज नहीं हो सकता। आप देखिए गन्ने का ही इतना वेट होता है और इतना भारी भरकम गन्ने को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ट्रकों में जाते हैं, है ना। सो ये थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा है सी वाला। उत्तर प्रदेश और बिहार टुगेदर हाउस 60% ऑफ शुगर मिल्स, सो ये बात तो सही है ना। सो ये और ये ए बी और डी, ए बी 1 2 और 4, सो इसका उत्तर बी हो जाएगा, है ना। सो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, अब हमसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बोल रहा शुगर इंडस्ट्री वाज इनिशियली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। सो ये तो बात हमने की ही है, उत्तर प्रदेश बिहार में हमें काफ़ी शुगर इंडस्ट्री देखने को मिल रही है शुरुआत से ही। फिर लो यील्ड ऑफ शुगर केन जो है, भाई शुगर केन की लो यील्ड का मतलब है कि कम चीनी, उसमें से कम रस निकलता है। शॉर्ट क्रशिंग सीजन, अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्रिएटेड प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग शुगर। सो ये बात सारी सही है कि क्रशिंग का सीजन भी छोटा रहता है, जूस कम निकलता है, इस सब कारणों से जो है चीनी कम प्रोड्यूस हो पा रही है आज की डेट में। ये दोनों भी सही है, तो बोथ 1 और 2 जो है करेक्ट इसमें हो जाएगा 3। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट शुगर इंडस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज नॉट करेक्ट। पेनिनसुलर इंडिया मैंने अभी आज आपको क्या बताया भाई मेरे, कौन सा है, ये जो दक्कन के पठार वाला पेनिनसुलर इंडिया, जहाँ पे गन्ने में खूब रस निकलता है और चीनी खूब बनती है उसमें से। सो कौन सा सही नहीं है वो हमसे पूछ रहा है। हाई यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ शुगर केन, ये तो बात ठीक है। हाई सुक्रोज कंटेंट है, ये भी बात ठीक है। लॉन्ग क्रशिंग सीजन है, ये तीनों ही बातें, ये तो उल्टा इस गन्ने की खासियत है, तो ये तो खासियत बता दी। लेकिन आखिरी वाला देखिए कि क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द मिल्स इन पेनिनसुलर आर लोकेटेड अलोंग द ईस्ट कोस्ट। सो ये बोल रहा है कि ईस्ट कोस्ट की तरफ ही सारी की सारी मिल्स है। ऐसा नहीं है भाई मेरे, वो तो जहाँ गन्ना हो रहा होगा उस जगह पे होंगे ना, हर जगह पे बिखरी हुई है, ऐसा नहीं है। ये जो है ये पॉइंट गलत लग रहा है। सो इवन मैंने आपको तो महाराष्ट्र वाली साइड भी बताया इस तरफ है ना। सो ये वाला पॉइंट गलत है। सो फोर्थ वाला इज रॉन्ग पॉइंट। चलिए, अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही है भाई मेरे, बार बार वॉइस का क्यों इशू आ रहा है? आ रही है भाई, वॉइस तो आ रही है यार जी। महिमा का एकदम से सही है, दीक्षा का भी सही है, परफेक्ट है, ठीक है। डाउन टू अर्थ का भी एकदम सही है, परफेक्ट। चलिए, अगली आती है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद, आप देखना, है ना। सो बहुत सारी जनता हमारे भारत की जो है टेक्सटाइल में घुसी हुई है, और आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल में हम खूब जो है एक्सपोर्ट करते हैं। भारत जो है एक्सपोर्ट करता है 2 सेक्टर में सबसे ज़्यादा करता है। एक तो चमड़े में करता है भाई मेरे, लेदर इंडस्ट्री हमारी खूब एक्सपोर्ट करती है, और दूसरा टेक्सटाइल करती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हमारी खासियत क्या है, एंड टू एंड है हमारे पास। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है भाई मेरे, रॉ मटेरियल भी हमारे देश में बन रहा है, हम किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं है रॉ मटेरियल के लिए। खुद ही हम अपने रुई बना लेते हैं, कपास बना लेते हैं, उससे बना लेते हैं, और
मिडल वाला यानी कि जो फैक्ट्रियां भी हमारी खुद की हैं, कहीं से प्रोसेसिंग नहीं करवानी है, और फाइनल प्रोडक्ट भी हम ही बनाने वाले हैं। सो अल्टीमेटली भारत से पूरा फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, आप ये समझिए। इसीलिए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कंप्लीट मानी जाती है ना, एंड टू एंड मानी जाती है। सो वही मैंने अभी आपको बताया कैसे एंड टू एंड मानी जाएगी। बैकवर्ड से फॉरवर्ड लिंकेज है, जैसे कि फार्मिंग भी हम करेंगे, गिनिंग भी, वीविंग भी, और गारमेंट भी हम ही बनाएंगे। सो ये एक तरह से एंड टू एंड इसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंड टू एंड भारत के अंदर ही है सारा ऑपरेशंस। सो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दिए हुए है। सो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है भाई, 15% हमारे एक्सपोर्ट की अर्निंग का इसी से आ रहा है, जो मैंने बोला आपको, चमड़े और इससे ही सबसे ज़्यादा आता है। सेल्फ रिलायंट अक्रॉस दी फुल वैल्यू चेन, वही एंड टू एंड है तो फुल वैल्यू चेन में सेल्फ रिलायंट है भाई मेरे, वही बताया मैंने आपको। और हैवी ड्यूटीज एंड टैरिफ्स जो ब्रिटिश लगाया करते थे वो इसी से पैसा कमाया करते थे भाई मेरे, है ना। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कि इन प्रोडक्ट्स पे अगर कोई भारतीय विदेश में बेचना चाहता था हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को, तो बहुत ज़्यादा उस पर ड्यूटीज लगा दी जाती थी, तो वो विदेश में बेच ही नहीं पाता था। जबकि जो विदेश से इधर आता था, यूरोप से जो माल इधर आता था, उसको सस्ते में बेच दिया जाता था। सो ये उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। सो ये एक बड़ी दुविधा हमारे व्यापारियों के लिए उस टाइम पे हुआ करती थी। तो ब्रिटिश ने खूब एक्सप्लॉयटेशन इस इंडस्ट्री के थ्रू किया। जो इंडस्ट्री आज इतना कमा के दे रही है, आप सोचो ब्रिटेन को कितना कमा के उस टाइम पे दिया होगा। यहीं से आप समझ सकते हैं 15% एक्सपोर्ट की अर्निंग का जिसका है आज की डेट में, सोचो उस टाइम पे ब्रिटेन को कितना कमा के दिया। ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर लड़ गया भाई इससे, ये हाल है। चलिए कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो भारत की रही है वो मुंबई में रही है, 1854 में बनी थी। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसमें भी जो लोकेशन वो इसी हिसाब से चूज की जाती है कि भाई जहाँ पे सस्ती लेबर मिल जाए, है ना, और स्किल्ड लेबर मिल जाए, सस्ती लेबर मिल जाए, जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है आसान हो, और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेदर है जो, वो कॉटन को सपोर्ट करता हो, उसी के अनुसार इसको बनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया भी हम कॉटन टेक्सटाइल को बोल सकते हैं, और ये मेनली एग्रो बेस्ड ही है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है। काफ़ी लेबर इंटेंसिव रहती है, यानी कि लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी कम इसमें इस्तेमाल होती है और आदमियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, लोगों के थ्रू मैनुअल वर्क करवाया जाता है। लेबर इंटेंसिव हो गया, कैपिटल लाइट होगी और वाइडली स्प्रेड होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हैवी नहीं है, एक तरह से लाइट इंडस्ट्री है। अच्छा, एक मूवमेंट थी जिसने इस इंडस्ट्री को बहुत पुश दिया था। सो कौन सी मूवमेंट थी? आपको याद होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक ने 1905 के बाद क्या बोला था कि अब स्वदेशी, जो बंगाल का विभाजन हो गया तो स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे। सो वो जो स्वदेशी का नारा तब से चलता आया आगे चलता आया। सो आप देखिए कि स्वदेशी के चक्कर में बाबा रामदेव इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करके, है ना, सोचो कि उस टाइम पे हमारे लोगों में कितनी भावना स्वदेशी की रहती होगी। सो स्वदेशी ने इस पूरी इंडस्ट्री को अच्छा खासा रिवाइवल दिया था। ये कई बार पूछ लेता है कौन सी मूवमेंट ने इसको रिवाइवल दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स की। तो मुंबई के अंदर देखिए पहला ही खोल रहा हूँ, मुंबई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, है ना, अहमदाबाद सूरत, इन सब का कपड़ा बहुत मशहूर है, काफ़ी लोग यहाँ से कपड़ा लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर एक कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा तिरुपुर है, ये इंडिया का नेटवियर कैपिटल है, और नागपुर, इंदौर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना में भी काफ़ी सारा हमें कपड़े का जो है व्यापार देखने को मिलता है। अच्छा, लैंकशायर ऑफ इंडिया या कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया मुंबई को बोला जाता है, कई बार ये भी हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया जो है फर्स्ट इन रॉ जूट प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन इंडिया में ही होती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि बांग्लादेश है फर्स्ट इन जूट गुड्स प्रोडक्शन, ये तो रॉ जूट हो गई, है ना, हम जो है रॉ जूट बनाने में, है ना, सो कच्चा माल जो जूट का बनाने में हम आगे हैं, लेकिन जो फाइनल गुड बनाने में जो बांग्लादेश आगे है। सो जूट को क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर बोला जाता है। ये आपने जूट के बैग वगैरह भी देखे होंगे, बोरियां भी देखी होंगी। सो ये मेनली इसका सारा लोकेशन जो कंसंट्रेट है वो वेस्ट बंगाल में है, और जैसे कि मैंने बोला बंगाल और बांग्लादेश लगभग एक ही तो हुआ करते थे पहले के ज़माने में। सो वो अलग बात है कि अब बांग्लादेश का मेन व्यापार बन गया है। सो बांग्लादेश के साथ जुड़ता हुआ हमारा वेस्ट बंगाल है, वहाँ भी इसकी मेन कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है। फिर लार्जेस्ट जूट मिल अगर आप देखते हैं तो टीटागढ़ एंड बजबज है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और बांग्लादेश का डोमिनेंस इस पर सबसे ज़्यादा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट भारत में वेस्ट बंगाल तो नंबर 1 पे रहेगी, है ना, क्योंकि आप देखिए बंगाल ही जब नंबर 1 पे है, बांग्लादेश ही नंबर 1 पे है, तो बंगाल भी नंबर 1 पे ही रहेगा भारत में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर असम, बिहार, ओडिशा, मेघालय भी जो है इसके बाद लाइन में है। अब ये कुछ मैंने फैक्ट्स बताए हैं, ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने, जैसे कि पहली टेक्सटाइल मिल इंडिया की अगर कोई पूछ ले तो मुंबई की है 1854 की। फिर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो वो अहमदाबाद को बोलते हैं, जबकि लैंकशायर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। फिर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बतूर को बोलते हैं। लार्जेस्ट सिल्क टाइप प्रोड्यूस्ड इन इंडिया जो है वो मलबरी सिल्क होता है भाई मेरे।
इसके अलावा एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर ऑफ मुगा सिल्क, तो मुगा सिल्क असम में बनता है। रेयन जो होता है एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है भाई मेरे, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा है। फिर इंडिया का निटवेयर कैपिटल तिरुपुर को बोलते हैं। लार्जेस्ट वुलन हॉइजरी सेंटर जो है वो लुधियाना है भाई मेरे। सिल्क कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, जैसे कर्नाटक में मलबरी, असम में मुगा और एरी, छत्तीसगढ़ में तासर। सो ये हमें सिल्क देखने को मिल गया। इसके अलावा वूल जो है, गर्म कपड़े जो है हमें लुधियाना और पानीपत में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी हमारे नॉर्थ में देखने को मिलेंगे। फिर सिंथेटिक आपको जो है सूरत, वडोदरा, मुंबई में। हैंडलूम आपको बनारस, कांचीपुरम, चंदेरी में। और हॉइजरी जो है आपको तिरुपुर और लुधियाना में देखने को मिलेगा। सो ये मैंने अलग अलग कपड़े का, अगर कभी आपको व्यापार करना हो तो ये इतने टाइप के कपड़े होते हैं भाई मेरे, है ना। सो आप ले लेना। अगर आप कभी, आपको ये मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया कॉटन कौन सा होता है। सो भारत में आप देखिए कि सबसे बढ़िया कॉटन बहुत महंगा बिकता है, मलमल का कपड़ा। आप पूछिएगा किसी से, मलमल का कपड़ा, है ना। तो बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अब हमारे हो गए तो हमें पता है, छोटे बच्चों के रुमाल आएंगे, कपड़े आएंगे, उनको दो तरह के कपड़े मार्केट में मिलेंगे। अब आपको लगेगा कि ये लूट रहा है दुकान वाला, है ना। दो क्या तीन प्रकार के आप मान लीजिए। सबसे टॉप क्वालिटी का जो मिलेगा, है ना, वो मलमल की कॉटन मिलेगी। मलमल की कॉटन का एक बच्चे का कपड़ा जो आएगा 800 से 900 रुपये का आएगा, छोटे बच्चे का। इतना छोटा सा बच्चा बताओ, और उसके लिए 800 से 900 रुपये का कपड़ा आ रहा है उसका। फिर दूसरे नंबर पर आती है हॉइजरी कॉटन, उस पर लिखा होता है 100% कॉटन, लेकिन दुकानदार से पूछिए कि 100% कॉटन मतलब कौन सी कॉटन भाई, कौन सी रुई की बात कर रहे हो तुम 100% कॉटन। सो दूसरी होती है हॉइजरी कॉटन। हॉइजरी कॉटन जो है थोड़ी सस्ती है, उससे आधे रेट में आ जाएगी। वो हॉइजरी कॉटन 300 से 400 रुपये में बच्चे का कपड़ा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन है तो वो भी कॉटन ही, वो भी महंगी पड़ रही। फिर एक आती है मिक्स भाई मेरे। अब उसमें मिक्स में तो भाई सब रेयन वगैरह सब मिक्स उठा के कर देंगे, वो बच्चे को उतना कंफर्टेबल उसमें फील नहीं होता है, वो आपकी 100 रुपये में भी आ जाएगी। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा माल ले रहे हैं, उसी हिसाब से पैसे लगाए जाते हैं। चलिए, सवाल है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हार्म्ड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंडर ब्रिटिश रूल। सो ब्रिटिश रूल में किस चीज़ ने जो है हमारे भारत की जो पूरी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको बहुत ज़्यादा खराब किया था, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। सो इम्पोजिशन ऑफ हैवी ड्यूटीज़ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है, आप देखिए हमारे देश से कुछ भी बाहर जाता है तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा देते थे, तो यूरोप में बिकेगा कैसे वो माल। सो इसने हमारे को बहुत सताया है, इस चीज़ ने। ये ब्रिटेन की दोगली नीति थी, डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी थी। विच इज़ द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो हम सबसे बड़ी बोलते हैं वो कॉटन को बोलते हैं, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग को। हु गेव ए मेजर इम्पिटस टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो स्वतंत्रता के बाद भारत में कपास वस्त्र उद्योग को सबसे बड़ा प्रोत्साहन किसने दिया था। सो मैंने आपको एक मूवमेंट बताई थी, स्वदेशी मूवमेंट, है ना। तो वो तो मैंने बताई थी आपको 1905 वाली, लेकिन ये जो है ये 1947 के बाद की बात हो रही है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है आपको स्वदेशी मूवमेंट ही देखने को मिलती है। वेयर वॉज द फर्स्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमने जो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम किया था, इस वजह से स्वदेशी मूवमेंट। सो वेयर वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। सो पहली मिल जो आपकी एस्टेब्लिश हुई मुंबई में हुई है, आज मैंने बताया लैंकशायर ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूनिक फीचर आपसे पूछ रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला, एंड टू एंड, यानी कि फुल वैल्यू चेन भारत के अंदर ही है। हम किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं है कि भाई इसका कच्चा माल उधर से आ रहा है, लेबर उधर से आ रही है, कहीं किसी पे डिपेंड नहीं है। लेबर भी हमारी है, कच्चा माल भी हमारा है, फैक्ट्री भी हमारी है, फाइनल गुड बनाकर बाहर को भेजेंगे। सो इसका जो बेस्ट उत्तर है, सेल्फ रिलायंट है हम, पूरा हम खुद करते हैं और फुल वैल्यू चेन हमारे हाथ में है। सो सी इसका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज करेक्ट। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कौन सी कथन जो उचित है, सत्य है। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, इट प्लेज ए की रोल इन इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड जॉब्स। खूब सारी जॉब्स देता है, इवन 15% हमारे एक्सपोर्ट का ये कवर कर रहा है। सो वहां से हमें पता लग रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगली आती है आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। जी, पूर्णेंदु ने एकदम सही दिया है, बिल्कुल परफेक्ट आपने उत्तर दिया है। डाउन टू अर्थ ने भी सही उत्तर दिया है। अगली फैक्ट्री आप देखिए, जी, साक्षी का भी एकदम सही उत्तर है, दीक्षा का भी परफेक्ट है। चलिए, अगली इंडस्ट्री आपकी आती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब आप देखिए कि एक वो दौर था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको बोला जाता है, एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और दुनिया में किसको बोला जाता है ये भी बता दोगे तो और मजा आ जाएगा। चलिए,
सो आप देखिए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम आया है ना, जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे हमें खाने के लाले पड़ गए। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम एम.एस. स्वामीनाथन ने किन चीज़ों को बढ़ावा दिया, सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को बढ़ावा दिया भाई मेरे, कि एक तो HYV सीड्स को बढ़ावा दिया खूब सारा, फिर फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया है ना, उसके लिए बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगवाई है ना। सो ये जो दो चीज़ हैं इनने पूरा खेल बदल दिया, तभी हम जो है अपने पूरे देश के लिए खाना बना पाए, खाना उगा पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बोला ना अभी कुछ आने वाला है आगे, क्यों परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर कुछ और लेकर आइए, नया लेकर आइए, हेडशॉट लेकर आइए, ये लेके आइए, वो लेके आइए। अरे रुको तो सही बाबू, थोड़ा सा इंतजार करो, अभी आने वाला है, बोल दिया है ना। सो कई बार थोड़ा सा सब्र जो होता है वो बहुत अच्छा होता है जी। निहाल ने, सिंह ने, सौरभ ने, विकास ने, लगभग सब लोगों ने सही बताया। नॉर्मन बोरलॉग बताया, सिंह साहब आपने एकदम सही उत्तर बताया। दुनिया में जो बोला जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है, परफेक्ट है। चलिए, सो इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो उस टाइम पे क्या है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, सो इनको जो है ज़्यादा फ़ायदा मिला था है ना। सो ये सारी चीज़ों का तो यहाँ भी आप देखेंगे तो इन्हीं जगहों में हमें ये सारी इंडस्ट्री फलती फूलती नजर आई। इवन आप पंजाब में देखिए NFL है, जनरली पंजाब में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस्ड है, लेकिन NFL फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फिर भी हमें पंजाब में देखने को उस टाइम पे मिलती है। फिर आप देखिए कि फर्टिगेशन क्या होता है। फर्टिगेशन जैसे क्या होता है कि वो होता है ना, यूं करके फुवारा मार रहे हैं, साथ में ही फर्टिलाइजर भी जा रहा है उसके साथ एयर के थ्रू। सो स्प्रिंकलर हो रहा है, स्प्रिंकल हो रहा है, जो उसको बोलते हैं फर्टिगेशन, या फिर इस तरीके से यूं छुआरा सा मार रहे हैं, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। और इसी में गवर्नमेंट ने फिर उस टाइम पे बहुत सारी सब्सिडियां भी देना चालू किया है ना, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देना चालू किया। फिर नीम कोटेड यूरिया को लेकर आए, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को लेकर आए। सो कुल मिला के कहानी ये है कि हम अपने देश के अंदर अन्न को उगा पाए बड़े लेवल पे, उसके लिए हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को उस टाइम पे बहुत बढ़ावा दिया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कौन कौन सी, इफ्को आ जाएगी, कलोल आ जाएगी, NFL, वाजीपुर, ये सारी की सारी आ जाएंगी। और जनरली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपको पंजाब में, गुजरात में, इन सब एरियाज में आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। सो उर्वरक उद्योग ये हो गया। अब फर्टिलाइजर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। NPK, इसको कैसे याद रख सकते हैं, नाना पाटेकर से, NPK। सो N से करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिसमें खूब नाइट्रोजन है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए यूरिया का फॉर्मूला आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सो यूरिया को आप ऐसे लिखते हैं COO, इधर NH2 हो गया, इधर NH2 हो गया। ठीक है, ये एक तरीका होता है यूरिया को लिखने का। सो ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, वो मैं ऑर्गेनिक डाल दूंगा जब, तो तब देख लेना। सो इसको हम बोल सकते हैं अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी एक तरह से हम कह सकते हैं। सो यूरिया के अंदर जो है नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत हाई होता है, लगभग 46% होता है, और जनरली इंडिया के अंदर जनरली हम यूरिया को ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यूरिया का इस्तेमाल खेती में किया जाए तो चलो फिर भी ठीक है, यहाँ पे आजकल जो इतने दुष्ट लोग हैं, यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, और सर्फ का, यूरिया और सर्फ का खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है आपका नकली दूध बनाने में, और वही नकली दूध पी पी के इंसान मर रहे हैं। आप देखिए कई बार न्यूज़ आती है ना कि 14 लोग मर गए, इतने लोग मर गए, वो किससे मर रहे हैं, यही सब गंदगी से मर रहे हैं, और किससे मर रहे हैं। फिर दूसरा है फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स, तो NPK बोला तो P से हो गया फॉस्फोरस, तो जिसमें फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP जिसको बोलते हैं, TSP, MAP। सो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और इसके अलावा फिर उससे नेक्स्ट आता है K वाला, K क्या होता है, पोटेशियम होता है ना। सो पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, जिसके एग्जांपल MOP हो गया, म्यूट्रिएट ऑफ पोटैश, है ना। सो इंडिया डिपेंड्स हैविली ऑन इंपोर्ट्स ऑफ पोटैश, हम जो है इंपोर्ट करते हैं पोटेशियम वाले को, जनरली हम खुद नहीं बनाते। यूरिया वाला तो हम खुद ही बना रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन पोटैश वाले को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है आपका ऑर्गेनिक या बायो फर्टिलाइजर भी आते हैं, जिसमें राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया। बट आपको पता है कि इसी में ही हम जैसे मेन्योर वगैरह का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कंपोस्ट का भी कर लेते हैं, लेकिन वो उतनी बड़े स्केल पर हम बना नहीं पाते। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता है इसीलिए महंगी हो जाती है, लगभग 3 गुना हो जाती है। यानी 1 किलो चावल अगर आप ऑर्गेनिक ले रहे हो और 1 किलो चावल आप नॉर्मल ले रहे हो यूरिया वाले, सो आप देखिए कि जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, 3 गुना रेट का। ये 100 रुपए के मिल रहा था, वो 300 के मिलेंगे, इतना अंतर इसमें हो जाता है। ठीक है, सो यही सब है, मैंने बता दिया। अच्छा, मेजर प्रोड्यूसर गुजरात हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो है ये 4 स्टेट मेजर हैं जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर करेक्ट पूछा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में पूछा है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो आप देखो कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, बोला पोटैश वाले में, बिल्कुल भी नहीं है हम सेल्फ सफिशिएंट। हम यूरिया में सेल्फ सफिशिएंट है ना, इनमें नहीं है। फिर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, आप देखिए कि ये बात तो एक तरह से ठीक है, पहले देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये बात तो ठीक है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम जो है यूरिया
बनाना शुरू किया, ये बात तो ठीक है। और यूरिया इज मोस्ट कॉमनली इंट्रोड्यूस्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये भी सही बात है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इसी में रहता है, यूरिया में ही रहता है ना। सो ये दोनों बातें तो ठीक लग रही हैं। अगला देखते हैं, गुजरात एंड केरल आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। सो आप देखिए कि मेजर वाले में जो है गुजरात केरल को रखना सही नहीं है। दो मैंने यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बोला है। तमिलनाडु तो बोला है लेकिन केरल मैंने कहीं भी नहीं बोला। सो वो केरल की वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। गुजरात अकेला होता तो सही हो जाता, केरल की वजह से गड़बड़ हो गया है मामला। सो केवल 2 और 3, ये बड़ा बारीकी वाला क्वेश्चन था। सो 2 और 3 इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा डेप्थ का क्वेश्चन हो गया है ना, पता है तो कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे इस सवाल को, ऐसा था। चलिए इसके बाद बात करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। ये वही पेट्रोल है जो आप देखिए ईरान जो है हॉर्मोज रूट से जो है पास नहीं होने दे रहा। अब वो हॉर्मोज रूट कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि भाई चल क्या रहा है। ये जैसे ईरान है इधर जो है सऊदी अरेबिया है, ये बीच में एक हॉर्मोज रूट पड़ता है, पतला सा एरिया, यानी आप समझिए इधर कहीं भारत है, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या है कि इधर से इधर जाना है आपको, यूरोप में जाना है, इधर यूरोप है, फिर आगे अमेरिका पड़ता है। सो आप देखिए कि ये रास्ता बड़ा शॉर्ट में है और यहाँ से जहाज अगर पास हो जाते हैं तो बहुत कम कॉस्टिंग पड़ती है एज़ कम्पेयर टू कि आप नीचे से होके जाएं बहुत नीचे से, तो वो तो बहुत खर्चे वाला काम हो जाएगा, है ना। वो वास्को दी गामा वाला रास्ता हमें नहीं चूज़ करना है। सो ये हॉर्मोज रूट से आप देखिए कि बहुत सारे शिप पास होते हैं, लेकिन आप अब ईरान का जो यूएस से युद्ध हो रहा है तो एक इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने यूएसए की नाक में दम कर दिया। आप देखिए ज्योग्राफी हमेशा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है, किसी भी देश को आप ऐसे हरा नहीं सकते। हथियार जो बनाए जाते हैं वो बड़े छोटे लेवल की चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि हथियार जो बना दिया पूरी देश को समाप्त करने के लिए हथियार बना दिया। न्यूक्लियर वेपन इज डिफरेंट थिंग। न्यूक्लियर वेपन कौन चलाएगा भाई, मेरे न्यूक्लियर वेपन चला दिया तो कांड ही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो लोग मौत की नींद सो जाएंगे, वो वाले हाल है। सो बेसिकली आप देखिए कि इतना, ये तो दुष्टता वाली बात होगी न्यूक्लियर वेपन को चलाना, लेकिन जो दूसरे हथियार हैं, चाहे कोई भी बॉम्ब आप बना लो, आप पूरे देश को समाप्त करने के लिए नहीं बनाते, एक पर्टिकुलर एरिया को समाप्त करने के लिए मिसाइल बना ली, बॉम्ब बना लिया, यही होता है। सो ईरान ने ये हॉर्मोज रूट को बंद कर रखा है। आप देखिए इसीलिए मैक्सिमम जितना भी ऑयल वगैरह है या कुछ भी इंपोर्ट होना है, गैस इंपोर्ट होनी है, वो सारी की सारी इधर सऊदी अरेबिया से, इधर सऊदी अरेबिया पड़ रहा है, कतर पड़ रहा है, यहाँ से सारी की सारी होनी है और वो आ नहीं पा रही है मैक्सिमम जगह पे। इसीलिए ऑयल के दाम आप देखिए अचानक से बढ़ गए, है ना। कितने ज़्यादा बढ़ गए भाई, पहले जो है 70-80 डॉलर के आसपास बैरल होता था, अब जो है 100 के पार चला गया है ना, 120-30 पहुंच रखा है। और भारत भी जो है पहले रशिया डिस्काउंट में दे रहा था, अब भारत भी जो है कहाँ डिस्काउंट में ले पा रहा है ना। सो यही यूएस सैंक्शन लगाता है, जबकि इतना सस्ते में हमें मिल रहा था, बट क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और यूएस की हमें बात माननी पड़ती है, क्योंकि यूएस के साथ हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट हाई है। ट्रेड डेफिसिट ऐसे है भाई मेरे कि हमारे लिए ट्रेड सरप्लस है, उनके लिए ट्रेड डेफिसिट है। इस चक्कर में काफ़ी पैसा हम कमाते हैं, इसलिए माननी पड़ रही है, और क्या है। सो एनीवेज पेट्रोलियम जो है एक ब्लैक गोल्ड है, आप यहीं से समझ पाएंगे, है ना। तेल जो है, तेल वही है भाई, अरब देशों में तेल खत्म खेल खत्म वाली बात है। 3 चीज़ पे टिके पड़े हैं, ऊँट, तेल और खजूर, है ना। ये वही वाली बात, तेल खत्म खेल खत्म। सो ये पूरी मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है। आप देखिए आज की डेट में हम तेल पे ही डिपेंड करते हैं, जितनी भी बड़ी हैवी इंडस्ट्री है सब तेल पे चल रही है, ट्रक तेल पे चल रहे हैं, पूरी दुनिया के व्हीकल तेल पे चल रहे हैं, यानी तेल खत्म तो खेल खत्म। सिर्फ उनके लिए नहीं है, अरब देशों के लिए, दुनिया के लिए है। सो ये हाल हो गया है। सो क्रूड ऑयल जो होता है, इसी से ही, कच्चे तेल से ही बहुत सारी चीज़ें बनती है। कच्चे तेल से आप देखिए कि पेट्रोल भी बनेगा, डीजल भी बनेगा, मिट्टी का तेल जो कैरोसिन आप बोलते हैं वो भी बनेगा, पैराफिन वैक्स भी बनेगी, बहुत सारी चीज़ें बनती है। अच्छा, आज एलपीजी का सिलेंडर खत्म हुआ है, गैस भी लगभग यहाँ से बन सकती है। सो एलपीजी का सिलेंडर जैसे खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने डीजल पे चला लिए ना। तो मैं अभी, मेरे पास फ़ोन उधर पड़ा नहीं तो मैं आपको दिखाता है ना। सो मैं टेलीग्राम पर शेयर करके दिखाऊंगा कि डीजल की एक एक बूंद गिरती रहती है, वैसे वाला एक सिस्टम बना लिया भाई हलवाइयों ने। तो हलवाई अपनी दुकान डीजल पे चला रहे हैं, वैसा हाल चल रहा है। सो क्या करें भाई, जब नहीं मिल रही गैस तो यही करना पड़ेगा। सो सब्स्टिट्यूट कब तक चलाएंगे डीजल पे पता नहीं है। सो पेट्रोलियम प्रोवाइड्स फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, बहुत सारी चीज़ यहाँ से निकलती हैं, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद इंडिया का फर्स्ट ऑयल फील्ड आपसे कोई पूछ सकता है तो डिगबोई के अंदर, असम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर लार्जेस्ट ऑन शोर ऑयल फील्ड जो समुद्र के तट पे है वो है अंकलेश्वर। एक बार पेपर में पूछा गया था अंकलेश्वर, उन्होंने बोला कि ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ी साइट, महाराष्ट्र में नहीं है। अंकलेश्वर कहाँ पे आपको, गुजरात में है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ है अंकलेश्वर, गुजरात में है, ये याद करवा दिया अभी मैंने आपको। फिर ऑफ शोर यानी कि जो तट के ऊपर नहीं है, तट से थोड़ी दूर है, तो वो मुंबई हाई में है। फिर इंडिया लार्जेस्ट रिफाइनरी अगर बोलेंगे, जामनगर रिफाइनरी, अंबानियों का जो घर है पूरा का पूरा कब्जा रखा है भाई मेरे, वही है। फिर मेजर गैस बेसिन देखते हैं तो कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन हो गया, सॉरी। फिर पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, खूब पैसा मिलता है इससे। ऑयल एक्सप्लोरेशन एजेंसी भारत की
सबसे बड़ी ONGC हो जाएगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड वर्क्स मेनली इन असम और या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड वर्क करता है जनरली। फिर बारमड बेसिन लोकेट कहाँ पे है, ये राजस्थान में बारमड बेसिन। पारादीप रिफाइनरी कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। इंडिया का इंपोर्ट जो है वो 85% रहता है क्रूड ऑयल का, ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए हमारा देश बड़ा इंपैक्ट में आ रहा है। हम गैस भी इंपोर्ट करते हैं और तेल, कच्चा तेल भी इंपोर्ट करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और पूरा देश इसी से चल रहा है। एनर्जी क्राइसिस हो गई तो खेल खत्म हो जाएगा, इसीलिए अब वापस से यूएस ने बोल दिया रशिया से खरीद लो, अब तो बोल दिया ईरान से भी खरीद लो, ऐसा हाल चल रहा है। तभी तो ट्रंप को भड़वा बोला जाता है, और किस लिए बोला जाता है। सो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स जो हैं ये जनरली आप अगर भारत में देखते हैं, सो कृष्णा गोदावरी बेसिन पे हमें देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि हम उसका कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, बट हैं भारत के अंदर भी कुछ कुछ हमें देखने को मिले हैं। सो सवाल देखते हैं कि ये पूछा गया हमसे स्टेटमेंट मिनरल ऑयल के बारे में। अंकलेश्वर, कलोल, महसना, कोसंबा आर इंपॉर्टेंट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। अभी मैं बता के हटा हूँ कि अंकलेश्वर जो है कहाँ पे है, गुजरात में है। सो ये सारी जो रीजन्स आपको दे रखे हैं, कलोल, अंकलेश्वर वगैरह, ये सब महाराष्ट्र के नहीं है, गुजरात के हैं। सो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है यहीं पे ही। फिर मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन। तो अभी मैंने बताया साउथ में इस जगह पे हमें मिनरल ऑयल देखने को मिला है। सो उसका कैसे हम उसको खोदेंगे, क्या करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग। सो सेकंड वाला तो सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इसका सही उत्तर है। आगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इसी में ही आप देखिए हमें पेट्रोलियम भी मिलता है यहीं से और नेचुरल गैस भी मिलती है। सो नेचुरल गैस से भी बहुत सारे प्लांट्स चलते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं। ये नेचुरल गैस भी है ना, आप देखिए कि CNG की बात करते हैं जैसे आप, ऐसे नेचुरल गैस पे बहुत सारी दुनिया चल रही है। सो ये बैकबोन है पूरी की पूरी एनर्जी सेक्टर की, सारी एनर्जी इसी पे डिपेंड करती है। और इसको सनराइज इंडस्ट्री भी हम एक तरह से कह सकते हैं। सनराइज इंडस्ट्री का मतलब होता है जो बड़ी रैपिडली ग्रो करने वाली है, ये वो सनराइज इंडस्ट्री है। यानी ये अभी अपना पीक देखेगी, अभी ये बचपन में चल रही है, जैसे हिमालयन यंग फोल्डेड माउंटेन है ना, ऐसी ये सनराइज इंडस्ट्री है। सो ये रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। किस किस को करेगी भाई, मेरे प्लास्टिक वाली को करेगी, टेक्सटाइल को करेगी, फार्मास्यूटिकल को करेगी, फर्टिलाइजर, पेंट, रबर, है ना, इवन जो मोमबत्तियां वगैरह बनती है, वैक्स, ये सब तेल से ही ये ऐसे होता है। आप समझिए कि यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये अलग अलग, जैसे यहाँ पे क्या होता है, तेल में जो है रिफाइनिंग होती है। सो आप मान लीजिए कि अलग अलग यूनिट से अलग अलग चीज़ निकलती है। सपोज करो कि यहाँ से जो है प्योर पेट्रोल निकला, फिर यहाँ से जो है डीजल निकला, तेल वही है, उसी की रिफाइनिंग चल रही है, डिस्टिलेशन नहीं होती जैसे, वैसे समझ लो। फिर यहाँ से हो सकता है कि कैरोसिन निकला, यहाँ से हो सकता है पैराफिन वैक्स निकली। सो एक ही तेल से, क्रूड कच्चे तेल से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे पूरी की इस उसमें कॉलम में निकल रही होती हैं। सो वही मैंने बोला, ये अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग बेसिस जो है बनता है। ये मैंने एक तरीका बता दिया, हमने ये पूरी इंडस्ट्री में काम किया, थोड़ा थोड़ा पता है ना। सो इसमें खुद मैंने पर्सनली वर्क कर रखा है, अब उतनी डिटेल में क्या जाना। सो एग्जांपल अगर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के कई बार पूछ लिया जाता है तो पॉलीमर हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गए, इलास्टोमर, सिंथेटिक रबर, फर्टिलाइजर इंग्रेडिएंट, डिटर्जेंट, सर्फेक्टेंट, ये पेपर में एक बार पूछे गए एग्जाम्पल। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी ध्यान में रखना। चलिए फिर सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हो सकते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, एक्राइलिक, ये सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इसके अलावा इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको IPCL बोल देते हैं, ये फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, ये सबसे पुरानी 1969 में एस्टेब्लिश हुई थी। एक ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और बाद में रिलायंस के साथ मर्ज हो गई थी 2007 में। सो रिलायंस तो अभी आपको पता ही है कि जामनगर रिफाइनरी को आप देख लीजिए वहीं से कितनी इंपॉर्टेंट है। सो लार्जेस्ट है अभी, तो यही आप समझिए, है ना, लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड भी आप एक तरह से कह सकते हैं। सो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री अगर दुनिया के लेवल पे देखते हैं तो जैसे फिलाडेल्फिया और डेलावरे जो है ये USA की होगी, एंटवर्प वाली बेल्जियम, रास तनूरा सऊदी अरेबिया और मॉन्ट्रियल की कनाडा। सो ये सारी की सारी जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दुनिया के लेवल पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो आपको ध्यान में रखनी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर पार्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। सो अभी मैंने आपको पूरे एग्जांपल के साथ बताया था, है ना, जिसको मैंने स्टार भी मार्क किया था, पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर, सर्फेक्टेंट। अब ये देखिए कहाँ गया, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर, पॉलीमर, सिंथेटिक रबर, ये सारा मैंने अभी आपको पूरा, डिटर्जेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, मैंने बोला ना ये आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। सो ये सारे ही इसके भाग बनते हैं। सो उत्तर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अच्छा पूछ रहे हैं कि मैंने आपकी GK बुक ली है, तो बैच कौन सा लेना है। बैच आपको लेना है GK रामबाण 4.0। आज बैच बहुत कम प्राइस पे है रामनवमी के चक्कर में, सो आप उसको आज ही ले लीजिएगा, ठीक है।
तो उसके अंदर जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला भी बहुत कम प्राइस पे कर दिया है, और 1 ईयर वाला भी 599 का कर रखा है, सो आप ले लेना उसको जी। और आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं ये बताइए कि आपको सेटिस्फैक्शन तो एक फील हो रही होगी ना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सारी एनालिसिस की, मैं हर कंटेंट को जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ उसका क्वेश्चन भी साथ में ही करवाता जा रहा हूँ, ताकि वो अलाइनमेंट क्रिएट हो जाए आपके दिमाग में। और आप ये पा रहे होंगे कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ ये कंटेंट ऐसे ही पढ़ा रहा होता तो आपको लगता कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं ये अजीब सी चीज़। लेकिन अब जब आप पढ़ रहे होंगे तो अब शायद आपके दिमाग में कन्फर्मिटी क्रिएट हो रही होगी कि भाई मैं सही कंटेंट पढ़ रहा हूँ। क्यों सही पढ़ रहा हूँ? क्योंकि साथ के साथ मैंने क्वेश्चन भी आपको दिखा दिए, और लेटेस्ट वाले क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। आप देखना अभी हमारी जो बुक भी आएगी तो बुक भी लगभग बनने वाली है ना, काफ़ी हद तक हमने उसमें काम कर लिया, बहुत मेहनत लग रही है उस किताब पे। एक ही किताब अब बनाएंगे एमसीक्यू की अभी फिलहाल। वो जीके सुदर्शन जो बुक आएगी आप देखिएगा उसके अंदर की, अभी मैंने देखा लेटेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने जो है स्किप करवा रखे हैं। उसके अंदर किताब के अंदर मैंने वो सारे डलवाए हैं, ठीक है। तो वो आपको एक हेल्प हो जाएगी कि लेटेस्ट के क्वेश्चन भी लोग पूरे के पूरे नहीं डालना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख लीजिएगा, है ना, कोई भी कंपनी का मैं नाम नहीं लेता हूँ, है ना, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी आपको दिमाग में है आप देखिएगा, उन्होंने मैक्सिमम को, बहुत सारी कंपनियों ने क्वेश्चन स्किप कर रखे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा जिस दिन बुक लॉन्च होगी। वो जो है एक प्रैक्टिस आपकी सही हो जाएगी। वो कर रहा हूँ मैं उसका भी इलाज, है ना, कि ये जो एक लूप होल है ना मार्केट में, इसको भी ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस वाली चीज़ एक रह गई थी, वो भी अब निकालनी बस बाकी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या आता है भाई, कार, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटर व्हीकल जितने भी हैं, और ये भी एक सनराइज इंडस्ट्री। आपको पता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आज के 10 साल बाद जो है कारें बंद हो जाएंगी, उल्टा और ज़्यादा बिक्री होगी भाई। नए टाइप की कारें आ रही हैं, है ना, इवन ईवी पे चलने लगने वाली कारें आ रही हैं, उड़ने वाली आ जाएंगी, जो आ जाएंगी भाई। मेरे आज लड़के जो है नीचे करके जो है लड़कियों को वो इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, फिर हो सकता है कल को लड़का उड़ता हुआ दिखाई दे लड़की को, है ना। वो अचानक से लड़की के सामने से उड़ गया, है ना, और लड़की देख रही है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कौन था बदतमीज वो, है ना। ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कल को, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और शरारती तत्व लड़के तो आपको पता ही है, लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में एकदम से ऐसे उड़ती हुई बाइक लेके उड़ गए, है ना, सामने लड़की से, कितना फनी लगेगा सोचिए। तो अजीब और गरीब हालात आपको देखने को मिल सकते हैं आगे आने एआई के बाद, क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, खूब सारी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है भाई मेरे। अब एम्प्लॉयमेंट सिर्फ आप देखिए इसको ही नहीं मिलती है, ऑटोमोबाइल के साथ जब आप एक देखेंगे तो जैसे टायर बनाने वाली कंपनी को अलग एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, पेट्रोल बिक रहा है वो एक अलग चीज़ हो गई, फिर मैकेनिक लोगों को रोजगार मिल रहा है भाई मेरे, वो एक अलग चीज़ हो गया। फिर एक हाँ सर्विस सेक्टर जो सर्विस करते हैं उनको अलग मिल गया। फिर एक अभी दिमाग में आता है इंश्योरेंस सेक्टर, आप व्हीकल का इंश्योरेंस कराएंगे वो अलग। तो आप देखो 5-6 तो मैंने अभी आपको गिनवा दिया, यानी एक ऑटोमोबाइल को धक्का लगने से कई सारी इंडस्ट्रियों को धक्का लगता है, ऐसा हाल चलता है, ठीक है। अच्छा, बढ़ गए आपके बहुत सारे मार्क्स, ठीक है। कह रहे वीडियो क्लियर नहीं आ रही। भाई एक बारी आप सब लोग बताइए कि वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट क्लीन दिखाई दे रही है मुझे, आप बताइए। अच्छा 93 अटेम्प्ट किए थे, ओके। एनटीपीसी ग्रेजुएशन में, बहुत बढ़िया है दीक्षा, शानदार। रैंक चाहिए दीक्षा मुझे आपसे तो, क्योंकि आप रेगुलर में आ रहे हैं, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद आप देखिए कि ये 7 से 8% भारत की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देता है, एक ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं इसके बारे में। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सनराइज तो है ही है, सनराइज मतलब कि जो अभी ग्रोइंग फेज में है। मेजर आप देखते हैं तो पुणे, चेन्नई, गुड़गांव, मानेसर। फिर लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी सबसे बड़ी कंपनी है भाई मेरे, लार्जेस्ट है ना। सबसे बड़ा 2 पहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प, पहले हीरो होंडा हुआ करता था। अपने पंजाब में वो जो गांव की जनानियां होती हैं उनसे बोला नहीं जाता था हीरो होंडा, अब वो होंडा क्या था, जापानी था, है ना। उन्होंने बोला कि इसको कैसे बोला जाए। गांव में क्या होता है, अंडा बोलना आसान होता है कि अंडे खा रहे हैं, है ना, डेली बना बना के, तो बोलती थी हीरो अंडा है, हीरो आंडा, आंडा मतलब पंजाबी में अंडे को बोलते हैं। ये बोलती थी लेडीज़। अब तो बाद में अलग हो गए, है ना, हीरो और होंडा, वो एक अलग कहानी है। फिर कार निर्माण की बात करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग की, तो चेन्नई, गुड़गांव, पुणे और जो सानंद है जो, ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए। फिर इलेक्ट्रिकल वाहन प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं तो फेम इंडिया। अब ये एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे आप देखिए कि फेम इंडिया के तहत या फिर कोई भी ईवी को अगर प्रमोट करना है तो सरकार क्या बोलेगी, सब्सिडियाँ दे देगी उसके ऊपर। मान लो कि सपोज करो आज से
5 साल तक आपको सब्सिडी दे दी, हो सकता है कि 5 साल के बाद वही चीज़ जो है महंगी बिकनी हो 10-20 हज़ार रुपये, लेकिन आज आपको सब्सिडी दे दी ताकि ज़्यादातर व्हीकल्स को रिप्लेस किया जा सके ईवी से। आज देखिए बहुत सारे व्हीकल आ रहे हैं, है ना, चेतक को देखिए कितना बढ़िया शानदार निकाला है ना। सो ऐसे ही रहता है भाई मेरे, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ व्हीकल्स जो है ईवी के उनमें विस्फोट वगैरह भी आपको नजर आता है, या मेंटेनेंस का कई बार इशू ये आ जाता है कि भाई ख़राब हो गया तो उसके बाद ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसे भी कुछ कुछ इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। सो इसके अलावा फेम की फुल फॉर्म आप देखें तो फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं इस पूरी को। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री डिपेंड्स किस पे करती है, तो स्टील, रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स पे करती है। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोलते हैं। आप देखिए मैंने आपको थोड़े टाइम पहले जो है पीतमपुर के बारे में बताया था, मध्य प्रदेश के बारे में, मैंने बोला था इसको भी डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोल देते हैं क्योंकि ये भी पूरा का पूरा हब है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। लेकिन उससे भी बड़ा हब अगर हम देखते हैं तो चेन्नई है भाई मेरे। सो अगर चेन्नई और पीतमपुर लिखा आ गया तो आप चेन्नई को पहली प्रायोरिटी दीजिएगा। सो चेन्नई को भी डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके अलावा इंडिया का लार्जेस्ट 2 व्हीलर मार्केट जो है दुनिया का, है ना, इंडिया जो है पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर इंडिया में देखने को मिलता है। आप दुबई वगैरह में जाएंगे, यूएई में जाएंगे, आपको 2 व्हीलर बहुत ही कम दिखाई देंगे, है ना। वहाँ कारें इतनी सस्ती हैं भाई मेरे, लोग कार लेकर घूम रहे हैं, है ना, और एक से बड़ी एक कार लेकर घूम रहे हैं, आप जो बोलेंगे। इवन जो आप मर्सिडीज फरारियाँ जो देखते हैं ये वहाँ पे गोडाउन्स ये अपना पार्किंग्स में धूल खा रही हैं, है ना, लोग छोड़ जाते हैं भाई, किराया नहीं भर पा रहे, वो किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो वहीं छोड़ गए, उसके बाद पड़ी हुई है, स्क्रैप हो गई वो पूरी की पूरी। तो वहाँ पे 2 व्हीलर नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया में आप देखिए कि 2 व्हीलर खूब देखने को मिलेंगे, लार्जेस्ट 2 व्हीलर की मार्केट है। फिर सानद गुजरात जो है, यहाँ पे टाटा मोटर, फोर्ड जो पहले हुआ करती थी, बाद में टाटा ने अपने अंडर कर ली था ना, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए सवाल देखते हैं। सिटी ऑफ चेन्नई इज पॉपुलरली नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ये तो बात सही है। फिर सिटी इज ए हब ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड लीडर ऑफ घंटा, पेट्रोकेमिकल का कोई लेना देना ही नहीं है, ऑटोमोबाइल की है। डेट्रॉइट बोल दिया तो ऑटोमोबाइल भाई, क्योंकि डेट्रॉइट जो है दुनिया में वो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, उसीलिए तो उसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं ना। और मिनरल के लिए कौन सा फेमस है, रूहर। सो दोनों आपको ध्यान में रखना है, ये क्रॉस है, ये सही है। सो उत्तर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। चलिए सीमेंट इंडस्ट्री देखते हैं भाई। सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, हैवी इंडस्ट्री है भाई मेरे, है ना, भारी भरकम है सीमेंट। एक बोरी उठा के देखो तो पता लग जाएगा कि सीमेंट हल्का है कि भारी है ना। सो हैवी है, बेसिक है और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। बेसिक इसलिए भाई मेरे क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री के लिए सीमेंट इस्तेमाल होता है। आप देखिए घर बनाने के लिए हो रहा है, कुछ भी बनाना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रहा है, पुल के निर्माण के लिए जो सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। चलिए क्लियर है ना, बिल्कुल हाँ क्लियर ही है, मैं वही कह रहा हूँ। उनका जिनको क्लियर नहीं दिखाई दे रही वीडियो, उनका इंटरनेट का इशू होगा, आप या हाई क्वालिटी में करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिए कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, हाउसिंग में, रोड्स में, ब्रिजेस में इसका इस्तेमाल होता है सीमेंट का, ये तो पता ही है। हाईली एनर्जी इंटेंसिव है भाई मेरे, बहुत ज़्यादा पावर, कोल और ट्रांसपोर्ट इसको सीमेंट को चाहिए होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इसको कहीं भेजना है इसलिए। फिर आप देखिए कि रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, ये सब, सिलिका, एल्यूमिना, ये सारे के सारे इसके रॉ मटेरियल हैं। फिर मॉडर्न सीमेंट प्लांट्स प्रीडोमिनेटली यूज ड्राई प्रोसेस फोर्समेंट मैन्युफैक्चरिंग। सो ये एक प्रोसेस है जिसको ये आजकल यूज़ करते हैं। और क्योंकि इतनी हैवी ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा, तो आप समझो कि जहाँ पे ये जो सीमेंट का ये जो रॉ मटेरियल है ना, लाइमस्टोन, क्ले वगैरह, जहाँ ज़्यादा मिल रहा है उसी के आसपास एक फैक्ट्री लगाना बेहतर रहेगा, ताकि इधर से इधर ट्रक में या किसी में भी भर के ला रहे हैं तो पैसे कम लगे ना। जितनी दूर इस इंडस्ट्री को बनाओगे उतना ही आपके लिए नुकसानदायक ये हो जाएगी, ठीक है। सो लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा इसका टारगेट रहता है। चलिए फिर सीमेंट इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल लाइमस्टोन, क्ले है, ये वही मैंने आपको शॉर्ट में करके बता दिया। इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। लीडिंग स्टेट देखते हैं तो एमपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात जो है हो जाएंगी। फिर आप देखिए लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक, है ना, सुना ही होगा। फिर वाइट सीमेंट किसको बोलते हैं, तो प्योर लाइमस्टोन को बोलते हैं वाइट सीमेंट। आप देखना कि कई बार वो जो है नीचे फ्लोर बनाते हैं तो उसमें बीच में गैप रह जाते हैं, उसमें भरने के काम आता है, या फिर वो जो टाइल्स लगाते हैं तो टाइलों में भी बीच में भरने के वाइट सीमेंट काम आता है। सो इसके अलावा प्लांट्स नियर लाइमस्टोन बेल्ट्स, जो लाइमस्टोन की बेल्ट होती है जहाँ पे खूब सारा लाइमस्टोन निकलता है रॉ मटेरियल के तौर पे, उसी के आसपास प्लांट्स को लगाया जाता है। सीमेंट बल्कि होता है, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए तो प्लांट्स को इन खानों के आसपास लगाया जाता है। फिर सतना, रीवा, ये जो है एमपी के अंदर जो है सीमेंट क्लस्टर हैं बहुत बड़े, और मेन फ्यूल जो है वो कोल या इलेक्ट्रिसिटी से ये इसके प्लांट्स जो है चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं माइनिंग इंडस्ट्री की। सो माइनिंग में आप देखिए कि हम क्या करते हैं, आप देखिए बहुत सारी माइंस खाने होती है, खोदते जाते हैं, अंदर से जितना भी माल है वो बाहर निकालते जाते हैं, और वो जो
माइन से हम निकालते हैं, ओर्स होती हैं, क्या होती हैं, अयस्क होते हैं, ओर्स होती हैं। इनकी क्या होती है, फिर जाके प्लांट्स के अंदर मेटलर्जिकल प्लांट्स में जाके रिफाइनिंग होती है, जिनसे हमें प्योर मेटल या जो जिस भी चीज़ की ओर है वो हमें मिलता है। सो इंडिया में जो रिचेस्ट है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, खूब सारा ओर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इसका मतलब है कि इसमें लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं इस चीज़ को निकालने में। ये खनन उद्योग है पूरे का पूरा। सो इंडिया का मिनरल हार्टलैंड किसको बोलेंगे, सबसे ज़्यादा मिनरल कहाँ है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ये आपको पता होना चाहिए। ओल्डेस्ट गोल्ड माइंस, तो केजीएफ देखी होगी आपने, अब तो बंद हो गया है, कोलार गोल्ड फील्ड। सो ओल्डेस्ट गोल्ड माइन जो इंडिया की है वो कोलार गोल्ड फील्ड है, ठीक है। फिर इंडियाज लार्जेस्ट आयरन ओर देखेंगे तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा आयरन ओर है। उसके बाद लार्जेस्ट बॉक्साइट भी ओडिशा में आपको देखने को मिलेगी। लार्जेस्ट कोल झारखंड में। कॉपर बेल्ट खेतरी है जो कि राजस्थान में बढ़ता है। एनर्जी मिनरल्स की बात करते हैं तो भाई एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे देश में क्या है, जैसे हम दूसरे देशों पे ऑयल पे डिपेंड हो रहे हैं, सो हमारे देश में क्या, कोल है। हम कोल, अब मान लो कि भाई देश को नहीं मिल रहा पेट्रोल, क्या करेगा देश, पेट्रोल उतना है ही नहीं हमारे देश में, तो हम एनर्जी के लिए कोल पे डिपेंड करते हैं। बट कोल का दिक्कत क्या, पोल्यूशन इतना हाई है भाई मेरे, अब क्या करें। कोल के अलावा पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन पे हम डिपेंड करते हैं। फिर ओपन कास्ट माइनिंग जो होती है वो सरफेस के ऊपर माइनिंग होती है। क्वेरिंग जो होती है भाई मेरी, ये बिल्डिंग या स्टोन्स की एक्सट्रैक्शन जो होती है उसको बोलते हैं। रिसाइकलिंग जो होती है वो मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए होती है कि भाई लंबे समय के लिए इन मिनरल्स को इस्तेमाल कर पाएँ, इसीलिए हम मिनरल्स को रिसाइकिल करते हैं। भाई अब एल्यूमिनियम है, आपने इस्तेमाल करके यूँ ही फेंक दिया, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे लोग आते हैं उसको उठा के ले जाते हैं और सस्ते में सेकेंड हैंड मार्केट में बेच देते हैं और उसकी रिफाइनिंग होती है वापस से, सो उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। फिर लाइमस्टोन एसेंशियल सीमेंट का रॉ मटेरियल है, एक तरह से आपको पता होना चाहिए। बेलाडीला के बारे में, बेलाडीला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ग्रेड की आयरन और जो है बेलाडीला में देखने को मिलती है। एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से आप में से लोग कि बेलाडीला कहाँ पे है। बेलाडीला से बहुत बार सवाल आया है। फिर आयरन और जो है हमें ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारी देखने को मिलती है। लाइमस्टोन जो है वो हमें राजस्थान एमपी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। गोल्ड जो है वो हुट्टी में देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक का गोल्ड तो इंडस वैली के टाइम से ही बहुत फेमस है। फिर माइनिंग के टाइप्स हम देखते हैं तो ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड और क्वेरिंग जो है, ये 3 टाइप मेजर माइनिंग के होते हैं। चलिए फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब राजस्थान में भाई ज़मीन में खूब सारा ग्रेनाइट मिलता है, ग्रेनाइट के पत्थर मिलते हैं, मार्बल मिलता है, जिप्सम मिलता है। ये कोई मेटल थोड़ी है, ये नॉन मेटल है ना। सो ये राजस्थान में मिल रहे हैं। हिमालय की बेल्ट से कॉपर, जिंक, लेड मिलता है। फिर वहीं इंडिया हैज़ रिच रिजर्व्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स, जैसे कि सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होती है। चलो कॉपर की माइंस देख लेते हैं फटाफट से, कौन कौन सी माइंस कहाँ पे है ये हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। सो कॉपर की देखते हैं तो मध्य प्रदेश में जो है मलंज खंड और सिंहभूम जो है वो झारखंड और ओडिशा में देखने को मिलती है। फिर बॉक्साइट जो है वो पंचपतमली ओडिशा में और नियामगिरी ओडिशा में, ठीक है। फिर लेड और जिंक की माइंस जो दरीबा राजस्थान में, रामपुरा राजस्थान में। गोल्ड की माइन कोलार गोल्ड फील्ड जो कर्नाटक में, और हुटी भी कहाँ पे पड़ता है, वो भी कर्नाटक में ही पड़ता है। मैंगनीज की माइंस बालाघाट मध्य प्रदेश में पड़ता है, संदूर कर्नाटक में। लाइमस्टोन की माइंस देखते हैं तो सतना मध्य प्रदेश में और जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। ये मेन हो गई। फिर इधर अगर हम देखते हैं तो मेजर ओर्स देखते हैं, ठीक है। तो जैसे जावर है, जावर किसकी होती है भाई, जिंक की और होती है, जो राजस्थान में मिलती है। बेलाडीला जो और है वो आयरन की है, जो अभी मैंने आपसे पूछा था और किसी ने भी उत्तर दिया। दीक्षा ने एकदम से सही उत्तर दिया और किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। सो बेलाडीला कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये आपका आ गया, ये इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत बार पेपर में आया है। फिर घाटशिला जो है वो कॉपर की और है, ये झारखंड में मिलती है। कुदरमुख मैंने आपको बता ही दिया था, कर्नाटक में मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोल की देखते हैं तो झड़िया झारखंड में, सिंगरौली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। क्रोमाइट की देखते हैं तो सुकिंदा वैली जो है वो उड़ीसा में है। यूरेनियम की माइंस देखते हैं तो जडूगुड़ा झारखंड में हो गया और तमलापल्ले आंध्र प्रदेश में हो गया। आयरन की फिर देखते हैं तो बेलारी, डल्ली, राजहारा और मयूरभंज, ये 3 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मयूरभंज भी पेपर में आता है कई बार, उड़ीसा में है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा आयरन ओर की बात करता हूं तो आयरन में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट मैंने आपको पहले बताया था। अब एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे हेमेटाइट है तो हेमेटाइट लाल रंग की होती है। मेटल कंटेंट आप देखिए कि 70% आयरन होता है, हाईएस्ट क्वालिटी की ये होती है हेमेटाइट, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा आयरन इसी के अंदर, लोहा इसी के अंदर होता है और ये धारवाड़ में और कडापा रॉक के अंदर हमें देखने को मिलती है। जो मेजर रिजर्व्स हैं 80% ये ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं इसके रिजर्व, है ना। इन 3-4 स्टेट में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है। फिर अदर रीजन जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा वाले भी हो सकते हैं। और हेमेटाइट अगर हम देखते हैं तो 18,000 मिलियन टन्स का है हमारे भारत के अंदर, बहुत ज़्यादा है। टॉप स्टेट्स में देखते हैं तो उड़ीसा में
33% है, झारखंड में 26%, छत्तीसगढ़ में 18% है, और दूसरी स्टेट तो लगभग मैंने आपको बता ही दी है इसके अंदर। फिर दूसरी आपकी आती है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ब्लैक रंग की होगी भाई मेरे, इसमें 60 से 70% लोहा होगा, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे अच्छी है, हेमेटाइट सबसे अच्छी, दूसरे नंबर पे मैग्नेटाइट अच्छी होती है। ये इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी धारवाड़ और कडापा सिस्टम के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी। साथ में आप देखिए कि कर्नाटक, आंध्रा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में देखने को मिलेंगे, और ये 10,500 मिलियन टन भारत के अंदर आपको अगर पूरा इसको मापेंगे तो इतनी है भाई मेरे, दूसरे नंबर पे आती है। सो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है 73%, आंध्रा में 14%, राजस्थान में 5%, तमिलनाडु में 4.9%, और ये अदर स्टेट्स हो गई। फिर तीसरी आती है लिमोनाइट। लिमोनाइट एक घटिया क्वालिटी की आयरन और मानी जाती है, येलो रंग की दिखेगी, यानी लोहा तो इसमें बहुत ही कम होता है ना, लाल या काला होता तो लोहा मानते, अब ये तो भैया येलो रंग का है तो इसमें कचरा ज़्यादा होगा। 40 से 60% ही लोहा मिलेगा इसके अंदर भाई मेरे। ये कहाँ कहाँ मिलेगी? दमूडा सीरीज मिलेगी, जो कि रानीगंज कोलफील्ड में देखने को मिलेगी। रानीगंज एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, अगर आपने देखी होगी। फिर गढ़वाल जो है उत्तराखंड में, मिर्ज़ापुर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में, यहाँ ये आपको देखने को मिलेगी। फिर लास्ट आती है सीडेराइट। सीडेराइट भी एक घटिया क्वालिटी की ही आयरन ओर है, जिसमें 40% से भी कम आयरन रहेगा भाई मेरे, काफ़ी सारी इंप्योरिटीज़ रहेंगी। ये बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है कि इससे जो है हम आयरन बनाएं, सो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता सीडेराइट तो। सो एंड में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ मिनरल डिपॉजिट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई आप मेरे को बताइए कि जहाँ पे जितने ज़्यादा मिनरल रिच होंगे, क्या दुनिया की पॉपुलेशन वहाँ जाके सारी बैठ नहीं जाएगी, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी, और बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी जहाँ मिनरल होंगे। नेक्सिलाइट का सारा खेल इस बात पे टिका हुआ है कि वो सारा का सारा एरिया मिनरल रिच है और नेक्सिलाइट उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो दे अट्रैक्ट इंडस्ट्री एंड क्रिएट जॉब्स। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया। सो नॉन मेटालिक की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ रिच रिजर्व्स ऑफ वाइटल फॉर मेजर इंडस्ट्री। जो नॉन मेटालिक है भाई मेरे, वो भी तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए वाइटल है। अब नॉन मेटालिक में आप जैसे राजस्थान का ये जिप्सम देख लीजिए या ग्रेनाइट देख लीजिए, ये कोई मेटालिक थोड़ी, लेकिन कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इसकी, है ना। सो ऐसे आप समझ लीजिए। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनरल्स है कि हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ कॉपर, जिंक, कोबाल्ट एंड लेड। ये अभी मैं आपको पूरा दिखा के आ रहा हूँ, है ना। सो ये मैंने यही बताया था, हिमालयन बेल्ट में ये मिलती है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन सच एज ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम जो है ये राजस्थान में मिलते हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, ये रहा। राजस्थान में ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम मिलते हैं सबसे ज़्यादा, और हिमालयन बेल्ट में कॉपर, जिंक और लेड मिलता है, यही मैंने अभी आपको समझाया था। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट एक तरह से सही है। सो उत्तर क्या है? बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है जी। सो यहां तक तो हमने किया इंडस्ट्री के बारे में, अभी तक मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में। अब जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, यहाँ पे हमने बीच में कुछ गवर्नमेंट की इंडस्ट्री भी देखी, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री भी देखी, लेकिन शुरुआत में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि एक जॉइंट इंडस्ट्री भी होती है, जिसके अंदर क्या मैंने बताया था, प्राइवेट और पब्लिक दोनों की पार्टनरशिप होती है। सो अब उस जॉइंट इंडस्ट्री की भी छोटी सी झलक देख लेते हैं, जिसमें मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर करते हैं। जैसे मारुति का उद्योग हो गया, ये ओल्ड मॉडल हो गया, है ना। ये हमें जनरली ऑटोमोबाइल, केमिकल, फर्टिलाइजर, शुगर इंडस्ट्री में एक मिक्स्ड मॉडल हमें देखने को मिलता है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी आप एक तरह से कह सकते हैं, है ना। या फिर कई बार कोऑपरेटिव शुगर मिल्स होगी, वो भी एक तरह से इसी का ही पार्ट हो जाते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। बेस्ट डिफाइन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ये प्रश्न इसी बार आया है पेपर के अंदर, है ना। लेटेस्ट का प्रश्न है कि भाई जॉइंट सेक्टर कौन सा है, ये हमें बताना है इसमें। सो जॉइंट सेक्टर मैंने क्या बताया, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिश्रण हो। सो ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। सो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब एक चीज हमारी रह गई थी, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था। मैंने बोला था कि आज हम महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न भी करेंगे। सो उसको भी अभी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वे एक छोटा सा पार्ट छूट जाए और पेपर में कल को आ जाए तो फिर आप बोलेंगे कि सर आपने करवाया नहीं था। सो ये एक आखिरी पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये भी हम कवर कर लेते हैं। इससे इस साल तो प्रश्न नहीं देखने को मिले हैं, बट आगे आ गए तो फिर आप यही बोलेंगे ना कि हमने तो कवर ही नहीं किया अभी, क्योंकि ये एक कंप्लीट बैच है और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं संपूर्ण ही करवाऊं उसको। सो ये भी मैं कवर करवा रहा हूँ। कायदे से मैं इन सबको 2-2, 3-3 क्लास में भी करवा सकता था, बहुत सारे मास्टर करवा देते हैं और देखने में लगता है कि 50 क्लास है हमारे सामने, लेकिन मेरा टारगेट ये रहता है कम क्लास में ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाए। सो हम एक ही क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक्स को कवर करने जो आपस में मिलते जुलते हैं। 10 क्लास बना के उसकी क्या करेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। बिल्कुल डेली क्लास होंगी, एक भी दिन नहीं मिस होगी। कोई एक आध दिन मिस हो सकते हैं जिस दिन रेस्ट लेंगे भाई मेरे, इतना तो मेरा भी हक बनता है, लेकिन वैसे डेली क्लास होगी। चलिए,
जी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं महारत्न कंपनियों की। देखिए, जो पीएसयू होता है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, उसमें सबसे उच्च कोटि की कंपनी अगर होगी, सबसे बड़ी कंपनियां होंगी, तो वो महारत्न होंगी। जैसे आप भारत में सबसे बड़ा रत्न किसको बोलते हैं? भारत रत्न को बोलते हैं। उसके बाद पद्म विभूषण को बोलेंगे, फिर पद्म भूषण आ जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, सबसे टॉप क्वालिटी का भारत रत्न होगा ना, जैसे ऐसी इसको मान लीजिए महारत्न सबसे टॉप क्वालिटी की कंपनी होगी, खूब बड़ी कंपनी होगी जिसको हम महारत्न बोलेंगे। और ये वो कंपनी होगी जो कभी ना कभी नवरत्न रही होगी। धीरे धीरे, ऐसे नहीं होता अचानक से किसी को महारत्न बोल दिया, धीरे धीरे पहले नवरत्न है, फिर उसको थोड़ा और बड़ा स्टेटस दिया, फिर उसको और बड़ा, ऐसे करके मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ऐसे करके उसको एक एक स्टेप में बढ़ाया जाता है। सो आप देखिए कि महारत्न जो कंपनी है, सबसे हाईएस्ट स्टेटस इसका एक तरह से हो गया है। सो अगर हाईएस्ट स्टेटस है तो इसका मतलब है बड़ी भी ज़्यादा होगी, इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे, कैपिटल भी ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, ये सारा वही सब यहाँ पे बता रखे हैं, नेटवर्थ भी ज़्यादा होगी, और कभी ना कभी ये नवरत्न के स्टेटस पे रही होगी, तभी इसको उठा के जो है महारत्न बनाया गया है। और ये इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हुई होगी, सेबी के नॉर्म्स को फॉलो कर रही होगी, ये भी इसके लिए कंपल्शन है। जी हाँ, इनको भी सेबी को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, इसकी कैटेगरी क्या है, कैसे पता लगेगा कि भाई ये महारत्न है? सो महारत्न के लिए एवरेज एनुअल टर्नओवर, साल भर का जो टर्नओवर है, प्रॉफिट नहीं मैं कह रहा, एवरेज साल भर का टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए। अब ये 25,000 करोड़ जो है लास्ट 3 ईयर्स में होना चाहिए। जैसे आप समझिए इसमें क्यों रखा गया 3 साल का, जैसे मान लो कि कभी सपोज करो कोविड का टाइम आ गया या कुछ आ गया, तो ये सपोज करो 10,000 करोड़ कमा पाई, तो फिर तो ये इस कैटेगरी से ही बाहर हो जाएगी। लेकिन इसने क्या किया, चलो ये वाला साल खराब रहा है ना, या ईरान ने रोक दिया, भाई तेल ही नहीं है, क्या करें। लेकिन अगले साल में हो सकता है कि इसने 30,000 करोड़ कर लिया, उससे अगले साल में हो सकता है 50,000 करोड़ कर लिया। आप देखिए, आप एवरेज देखेंगे, तीनों की एवरेज 25,000 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, तो हम मान लेंगे कि भाई ये महारत्न कंपनी मानी जाएगी, है ना। क्यों कई बार हो जाता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर साल में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, उसका ये नहीं है मतलब कि आप इसको उस कैटेगरी से ही हटा दो, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर दूसरा कैटेगरी, ये तो एनुअल टर्नओवर की बात हुई। फिर नेट वर्थ की बात करते हैं एनुअल, तो 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर की नेट वर्थ इसकी होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। फिर तीसरी कैटेगरी क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद, आफ्टर टैक्स, जो 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। यानी ये कंपनी जो है सरकार को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा के दे प्रॉफिट, तो ही इसको हम मानते हैं, और पिछले 3 साल के अंदर, ठीक है। चलिए, फिर ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए, इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी ये जो है इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी इसको हम महारत्न मानेंगे, ठीक है जी। इसकी स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती हैं, और साथ में इसको ऑटोनॉमी दी जाती है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि सरकार इसमें ज़्यादा टांग नहीं अड़ाएगी। पहले तो अड़ाया करती थी, बट बाद में इसको हटा दिया गया कि भाई सरकार के परमिशन के बिना ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपनी एक्सपेंशन कर सकती है। तो यानी वहाँ की जो बोर्ड बना दिया गया है, वो बोर्ड के हाथ में ये सब कुछ रहता है। फिर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं, तो इसको इस हिसाब से बनाया जाता है हमेशा कि ये इंटरनेशनल जो जायंट्स हैं उनके साथ भिड़ पाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इंटरनेशनली कोई दूसरी कंपनी हमारी कंपनियों को ओवरटेक करके चलेगी। इनको इस लेवल का बनाया जाता है, ये जो है महारत्न हो गया, ठीक है। तो महारत्न के बारे में मैंने मेन कैटेगरी बता दिया आपको। फिर आप देखिए कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर रिफाइनमेंट पॉलिसी की, इन्वेस्टमेंट इन पावर करेंगे तो अलाउड वेरी लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर लिमिट। खूब सारा खर्च ये कर सकती है ना, पावर के अंदर भी कर सकती है। की कंट्रीब्यूटर रहेगी ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देने वाली कंपनियां होती हैं ये। ब्रांड वैल्यू इनकी बहुत हाई रहेगी, है ना, बिगेस्ट रहेगी, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब भारत में देखिए, पहले तो शायद हो सकता है इस बुक में भी मैंने जो है 12 या 13 ही लिखी हुई थी, जहाँ तक मेरे को ध्यान है 12 या 13 लिखी हुई थी। इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, मैंने एक नई अपडेशन आपको दे दी है अभी कभी, अब 14 हो गई हैं, ठीक है। बुक में मैंने लिखी हुई है सारी, लेकिन जैसा कि मैंने बोला अब अपडेशन हुई है, अभी लेटेस्ट में 2026 में अपडेशन हुई है। अभी जो है आज की डेट में जो है आपको देखने को मिलेंगी 14 टोटल, ठीक है। 1 से लेके ये क्या है, 10, 11, 12, 13, 14 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये 14 हो गई यहाँ तक, ठीक है जी। ये जो है ये महारत्न हो गई टोटल 14 कंपनियां। ये 14 की 14 आपको पता होनी चाहिए। कई बार पूछ लेता है बताओ इसमें से महारत्न कौन सी है कौन सी नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, ONGC, भेल, BPCL, CIL, गेल, भेल, गेल, CL, ये देखो भेल, गेल, सेल, ये तो ऐसे ही याद हो जाता है ना। ऐसे करके आप जो है, फिर एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL हो गई, है ना। ये HAL क्यों पिक्चर में रही, जो आपका राफेल वाला था ना एक टेंडर, अंबानियों को दे दिया था, अंबानी की 12 दिन पुरानी कंपनी को दे दिया और HAL को नहीं दिया, इसलिए बड़ी चर्चा में रही, है
है ना। सो ये कुछ कुछ है, ये बता दिया मैंने आपको। फिर अब आती है नवरत्न। सो नवरत्न कंपनी जो है ये हाईएस्ट स्टेटस की नहीं मानी जाएगी, ये सेकंड हाईएस्ट होगी। यानी कि जैसे मैंने बोला ना भारत रत्न के बाद क्या आता है, पद्म विभूषण, ये वही पद्म विभूषण मान लीजिए। तो ये हाईएस्ट ना होके हाई रहेगा। सो हाई परफॉर्मिंग रहेंगी, ठीक है। और ये जो है आप देखिए ओरिजिनली 9 कंपनियां थी 1997 में, फिर 2025 में तक बढ़ते बढ़ते 26 नवरत्न कंपनियां हो गई थी। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कभी ना कभी वो मिनी रत्न रही होगी, जो कैटेगरी 1 की मिनी रत्न होती है। 2 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। सो शेड्यूल ए के अंदर और मिनी कैटेगरी 1 की मिनी रत्न कभी ना कभी रही होगी, उसी को नवरत्न बनाया जाता है। सो इट मस्ट हैव एक्सीलेंट और वेरी गुड MOU रेटिंग इन लास्ट 3 to 5 ईयर्स, है ना। सो पिछले 5 साल के अंदर कम से कम 3 साल में इसकी अच्छी खासी रेटिंग होनी चाहिए, तभी इसको जो है नवरत्न का स्टेटस दिया जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सो कंपोजिट स्कोर जो है वो 60 से ऊपर होना चाहिए, 100 में से 60 से ऊपर होना चाहिए, तभी इसको जो है ये किया जाएगा। फिर आप देखिए कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ जो है वो 25 होनी चाहिए है। मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट जो है 15 होनी चाहिए। ये जितना भी पैरामीटर हैं ये कई बार पेपर में पूछे जा सकते हैं, अभी तक तो नहीं पूछे गए, कल को पूछे जाएं तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा सेफ साइड के लिए ये आपको दे दिए हैं, ठीक है। सो ये वही हो गए हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए फिर इसके अंदर काम की चीज़ और क्या पूछी जा सकती है, देखिए कि ये कहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहेगी, तो वही एनर्जी में, मिनरल में, ट्रांसपोर्ट में, हैवी इंजीनियरिंग में रहेगी। लेकिन मेन जो चीज़ पूछी जाएगी, जैसे जो महारत्न कंपनियां हैं उनको तो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन रहती है ना। लेकिन ये जो है ये इसको ऑटोनॉमी सरकार ने दी है कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 1 लाख करोड़ की कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। ये इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 1000 करोड़ या फिर 15% अपनी नेटवर्थ का, है ना, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। यानी अगर इनको कल को भाई एक नवरत्न कंपनी का मन है कि मैं अपना एक और प्लांट लगाऊं, सो उसके लिए मेरे को एक ज़मीन एक्वायर करनी है, फिर कैपिटल, फिर जो अपना असेट्स हैं ये बनाने हैं, मशीनरी मंगवानी है। सो सपोज करो उसमें 500 करोड़ लग रहे हैं या 1000 करोड़ भी लग रहे हैं, तो इसको गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है तो गवर्नमेंट की कंपनी, लेकिन ऑटोनॉमी दी गई है। जैसे पहले नेहरू जी के टाइम पे तो भाई एक एक चीज़ के लिए आपको पूछना पड़ रहा है, तरसा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो यहाँ कहीं नहीं पूछना, 1000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं। 1000 करोड़ से ऊपर मामला चला गया फिर आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ 1000 करोड़ नहीं, अब मान लो कि तुम्हारी कंपनी जो है, सपोज करो कि वो खुद ही मान लो 10,000 करोड़ की कंपनी है। सो उस केस में, या फिर मान लो कि 5000 करोड़ की कंपनी है, सो उस केस में ये देखा जाएगा कि 15% आपकी नेटवर्थ का, भाई आप कितनी बड़ी कंपनी है उसकी नेटवर्थ देख लो, उसका 15% या फिर 1000 करोड़, दोनों में से जो भी कम है। सो कौन कौन से सेक्टर में ये काम करती है, डिफेंस, रेलवे, एनर्जी, इंजीनियरिंग में ये काम करती है। और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप टू 1000 करोड़, बस यही काम की चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आएगी पेपर में आएगी तो। सो ये 26 नवरत्नों की लिस्ट है। अब ये मेरे हिसाब से तो इतनी याद करने की मेरे को लगता नहीं कि ज़रूरत है ना। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो आई थिंक हमारे चंडीगढ़ में, ये पंचकुला के अंदर ही है। सो ये आप इरेडा आप देखिए, अभी लेटेस्ट में इरेडा के शेयर बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, है ना, खूब लोगों ने लिए इरेडा के। सो ये इरेडा के बारे में पूछ सकता है कि इरेडा जो है आपकी कौन सी है, तो नवरत्न है ना। सो इरेडा अभी आजकल चर्चा में थी, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी तो भाई अब इतनी सारी याद तो नहीं कर पाएंगे अभी, है ना, बस ये पता होना चाहिए कि ऐसी कंपनियां हैं, है ना। अब IRCTC जैसे है, तो ये तो आप रेलवे की ऐप आप डालते हैं तो वहाँ से भी आपको पता होगा। कुछ आप कॉमन सेंस से याद रख सकते हैं, बट इतना याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। महारत्न को जरूर याद रख लेना, ठीक है। सो ये 26 नवरत्न हो गई। इसके बाद आती है फिर मिनी रत्न। मिनी रत्न फिर उससे भी नीचे हो गई, है ना, जैसे पद्म भूषण मान लो, तो वो वाला हाल है यहाँ पे। सो इसकी भी 2 कैटेगरी हैं, एक आती है कैटेगरी 1, एक आती है कैटेगरी 2। सो कैटेगरी 1 में जो है इसमें कंटिन्यूस प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 साल के अंदर, तभी इसको कैटेगरी 1 में रखा जाएगा। और जो नवरत्न का स्टेटस है वो कैटेगरी 1 वाले को ही मिलेगा, कैटेगरी 2 वाले को कभी भी नहीं मिलेगा, ये भी आप ध्यान में रखना। सो कैटेगरी 1 बेटर है। सो इसमें जो प्री टैक्स यानी कि टैक्स कटने से पहले जो प्रॉफिट है वो कम से कम 30 करोड़ से ऊपर होना चाहिए है, एटलीस्ट इन 1 ईयर। पिछले 3 साल में एटलीस्ट इन 1 ईयर टैक्स कटने से पहले कम से कम इसका प्रॉफिट 30 करोड़ से ऊपर होना चाहिए है, ये बात आप ध्यान में रखना। टैक्स कटने के बाद तो फिर प्रॉफिट कम रह जाएगा, तो क्योंकि टैक्स भी कट रहा है ना, काफ़ी सारा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स कटने से पहले की बात है कि 30 करोड़ प्रॉफिट आना चाहिए। सो पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, वो कैटेगरी 1 होगी। कैटेगरी 2 में क्या होता है भाई मेरे, इसमें भी 3 साल तक प्रॉफिट आपका आना चाहिए है और पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ हो सकता है कि 30 करोड़ से कम प्रॉफिट हो। सो कैटेगरी 2 को कभी भी नवरत्न घोषित फिर नहीं किया जाएगा, इसी को नवरत्न घोषित अगर करना है तो किया जाएगा। सो एडिशनल कंडीशन जैसे मस्ट नॉट बी डिफॉल्टेड इन एनी लोन्स। अब भाई इसने उठा रखे लोन तो
टाइम पे चुका रही हो बैंक को, कोई डिफॉल्टर नहीं घोषित होना चाहिए। मस्ट नॉट रिलाई ऑन बजटरी सपोर्ट कि भाई गवर्नमेंट कोई गारंटी देगी, सब्सिडी देगी, सपोर्ट देगी तभी ये चलेगी, ये सब नहीं होना चाहिए है। अपनी सेल्फ सफिशिएंसी इसके अंदर होनी चाहिए, तभी इसको जो है हम मिनी रत्न मानेंगे। चलिए फिर ये कुछ कुछ उसकी ऑटोनॉमी कितनी है भाई मेरे, तो जैसे कैटेगरी 1 की जो मिनी रत्न है वो 500 करोड़ तक ही इन्वेस्ट कर सकती है अपने आप से, है ना, या अपनी नेटवर्थ का 50% बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। इसके ऊपर अगर उसे खर्च करना है पैसा तो फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसी कैटेगरी 2 वाली जो है, क्योंकि ये उतनी बड़ी नहीं मानी जाती, ऊपर से इसकी नेटवर्थ भी कम है, तो इसको 300 करोड़ तक की परमिशन दी गई कि भाई तुम 300 करोड़ रुपए का नया प्लांट लगाओ, तुम्हें नई मशीनरी मंगानी है 300 करोड़ तक की मंगाओ साल भर में, लेकिन उससे ऊपर नहीं करना है ना। यानी या तो 300 करोड़ या फिर अपनी 50% नेटवर्थ का। हो सकता है ना उसकी खुद की नेटवर्थ ही इतनी ना हो, सपोज करो खुद ही 500 करोड़ की कंपनी हो और तुम बोलो कि 300 करोड़ लगाना है, ऐसे नहीं होता ना फिर। ठीक है जी। फॉर सिग्निफिकेंस क्या है, एनकरेज क्या करता है ये, एफिशिएंसी को, सेल्फ रिलायंस को, कमर्शियली वायबल को। सो कुल मिला के कहानी ये है कि आप देखिए सरकार ने इसके अंदर पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में काफ़ी ऑटोनॉमी दे दी। जो ये इंडस्ट्री है खुद से अपने डिसीजन ले सकता है इनका बोर्ड। सो ये भी एक अच्छी बात है कि सरकार फालतू की टांग नहीं अड़ा रही है, और ये भी बोल रही है कि भाई सब्सिडियों पे ऐसे नहीं कि तुम डिपेंड हो रहे हो, हमने दे दी वो एक एडिशनल चीज़ है, लेकिन तुम डिपेंड ना हो, तुम सेल्फ सफिशिएंट बनो। सो वो भी एक यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। चलिए इसके बाद ये मिनी रत्न के भी नीचे अगर हम जाएंगे तो फिर हम आ जाते हैं एमएसएमई सेक्टर में। सो ये क्या हो जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो जाता है, यानी सबसे छोटा लघु उद्योग आ जाएंगे। सो माइक्रो आप किसको बोलते हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से भी कम है या टर्नओवर उसका 5 करोड़ से कम है, वो हो जाएगा आपका माइक्रो वाला बिजनेस। स्मॉल वाला बिजनेस कौन सा होता है भाई मेरे, जिसमें 10 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट लगाई है आपने, या फिर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, वो हो गया आपका स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस। फिर मीडियम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या होता है कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ से कम लगाई, ऑब्वियसली बात है 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, 50 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, और या फिर आपकी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ से कम है। सो ये बहुत छोटी कंपनियां मानी जाएंगी, एक तरह से माइक्रो में आ जाएंगी, बहुत ही छोटी हो जाएंगी। ठीक है। सो मिनी रत्न इनसे ऊपर, फिर इनके ऊपर जो है मिनी रत्न से ऊपर नवरत्न, नवरत्न से ऊपर महारत्न। सो ये पूरी कैटेगरी होती है आपको। ठीक है। सो ये इनकी इंपॉर्टेंस यही है भाई मेरे, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनियां हैं, तो छोटे छोटे व्यापारी लोग भी अमीर बनते हैं, साथ में छोटे छोटे लोग जो हैं वो अपने साथ और जुड़े हुए लोगों को उद्योग में जो है लगाएंगे, सो उनको नौकरियां मिलेंगी। सो ये एक अच्छा चीज़ है। फिर ये छोटे छोटे रीजन्स में लग सकती हैं, किसी गांव में लग सकती हैं, या किसी भी छोटे कस्बे में लग सकती हैं, तो वहाँ के लोग को नौकरियां मिलेंगी और उस कस्बे का भी विकास होगा। सो वो उस चीज़ में एक स्ट्रेटेजिक है, तो इसीलिए एमएसएमई के सेक्टर को भी सरकार को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। सो इस सेक्टर को सरकार बहुत सारे कोशिश करती है कि भाई बेनिफिट्स दे, चाहे वो सब्सिडी की फॉर्म में हो, टैक्स रिलीफ के फॉर्म में हो, या कई बार बैंक के थ्रू भी बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं, या फिर इनके लिए एक बैंक भी बनाया गया, जैसे सिडबी बैंक है, सिडबी बैंक इनको लोन्स वगैरह दे सकता है। सो ये भी आप थोड़ा थोड़ा चीज़ तो ध्यान में रख सकते हैं, लिख देता हूँ, सिडबी के थ्रू जो है लोन्स वगैरह भी लिए जा सकते हैं। सो ये हो गया। सो उसकी पॉलिसी 2012 में बनी है ना। सो ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई इतना अर्जेंट नहीं है इस पॉलिसी को पढ़ना, बट लिख दी है एक एक्स्ट्रा के लिए, काम की चीज़ तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ लगभग मेरे हिसाब से। सो एवरी सेंट्रल मिनिस्ट्री या पीएसयू टू सेट एनुअल प्रोक्योरमेंट टारगेट फ्रॉम एमएससी, और गोल रहेगा 20% ऑफ टोटल परचेज फ्रॉम एमएससी विद इन द 3 years। सो ये आप देख लेना एक बार, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बार बार बोल दिया है। और फिर इसका एक अमेंडमेंट बिल 2018 में पास हुआ है, पॉलिसी 2012 में आई है। फिर एक ये एनएमपी जरूर देख लेना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये एनएमपी कब आई है, 2011 में। कई बार पूछ लेगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है। गोल क्या है भाई कि जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है जीडीपी के अंदर, कि भाई हमारा देश जो प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका शेयर 16% से इंक्रीज करके 25% पे लेके जाना 2022 तक, उस टाइम पे जब ये आई थी, है ना। तो इसका क्या टारगेट था कि भाई हमारे देश का जो जीडीपी का हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जीडीपी में यही देखा जाता है ना हमारे देश में मैन्युफैक्चर कितना हुआ। भाई मैन्युफैक्चर हुआ है तो या तो हमारे देश के लोग इस्तेमाल करेंगे या बाहर भेजेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसके लिए पहले मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो हमारा देश केवल 16% कर रहा था, तो उसको बढ़ा के 25% का टारगेट रखा गया था उस टाइम पे जब इसको लॉन्च किया गया था, कि 2022 तक इसे 25% करना है। सो ये उस टाइम की है। एम्प्लॉयमेंट का टारगेट रखा गया था 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स। अब पता नहीं 100 मिलियन तो मिली होंगी कि नहीं मिली होंगी, एनीवेज। फिर की फोकस एरिया की बात करते हैं तो इसमें निम्स बने। निम्स का क्या मतलब होता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। सो इनको बेसिकली क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया था इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के साथ, मैसिव इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के साथ निम्स को। और यहाँ पे आप समझिए कि
जैसे वो होता है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप, ऐसे आप इनको निम्स को समझ सकते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल जोन्स क्रिएट कर दिए थे जिनका कनेक्टिविटी भी बढ़िया कर दिया था शहरों वगैरह से। और यहाँ पे जो है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स भी रख दिए गए, साथ में साइज़ जो है 5000 हेक्टेयर से ऊपर, 30% लैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये इसके अंदर कुछ कुछ कंडीशंस भी रखी गई थी। सो ये निम्स के अंदर आ जाता है ना। फिर इसमें जो है आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, तो दोनों के अपने अपने एरिया हैं। जैसे स्टेट को करना है तो पानी वगैरह में कर देगी, वाटर में, पावर में, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऐसी सेंटर को करना है तो वो क्या करेगी, इनके हक की कुछ पॉलिसीज़ बना देगी, कुछ इंसेंटिव्स दे देगी, सब्सिडीज दे देगी, सो उसमें सपोर्ट कर देगी। फिर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग या स्किल डेवलपमेंट पे इनका फोकस किया जाता है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, प्लान्ड अर्बनाइजेशन होती है इसके थ्रू। सो ये सारे के सारे बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। ये रहे वो 8 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो मैंने क्लास को शुरू ही मैंने इससे किया था, आप ध्यान दीजिए, है ना। और वैसे 11 इंडस्ट्रियल मेन कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, है ना, लेकिन मेन जो है वो ये वाले हैं, है ना, 8 हैं, तो वो मैंने आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। सो इसकी डेवलपमेंट कौन देखता है, तो NICDIT देखता है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट देखता है। ये सारे तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिए हैं, ठीक है जी। सो इसके अलावा अगर किसी ने भी रामबाण 4.0 बैच अभी तक नहीं लिया है, सो आज आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 599 का 1 साल के लिए है, लाइफ टाइम के लिए 799 का है। सो ये एक ऑफर जो है केवल आज के लिए है। आप अगर लेना चाहते हैं तो इस बैच को जीवी कक्षा एप्लीकेशन से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो कुल मिला के ये मैंने आज पूरा का पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में कवर कर दिया काम का, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो इसमें कुछ बहुत सारी कंटेंट अपडेशन भी आपको देखने को मिली होगी, नया कंटेंट भी देखने को मिला होगा। यही फ़ायदा होता है जब हम लेटेस्ट के कंटेंट को देख के उसके हिसाब से ही सारा चीज़ें पढ़ते हैं। तो पढ़ने को तो बहुत सारे लोग ऐसे अंधेरे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने जो है उसी एंगल से कंटेंट को पूरा क्रिएट किया है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतराऊँगा, और जितना भी मैं मेहनत कर सकता हूँ मैं पूरी कर रहा हूँ, ताकि आपका जो है इसके अंदर एक सही डायरेक्शन में मैं सिलेक्शन करवा पाऊँ, ठीक है जी। अच्छा, 7 लोग कह रहे हैं कि बेस्ट टाइमिंग है 7 पे ही आया करिए, ठीक है। डेली से हम 7 बजे ही आएंगे आपसे, ठीक है। कह रहे हैं नाइस कंटेंट है, चिड़ी मार सर से बेटर है। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद आपका, ठीक है जी। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहिए और बाकी लोग को भी जोड़िए। अब आजकल थोड़ा माहौल ठंडा हो गया, लोग को ये नहीं पता लग रहा कब पेपर होगा। सो बच्चे क्या हैं, थोड़े अशांति से बैठ गए, यार जब पेपर होगा तब देखेंगे, तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे मत करिए, थोड़ा सा अब एक्टिव हो जाइए। मेरे ख्याल से कभी भी कुछ भी हो जाएगा एकदम से धमाका, सो फिर तब आप परेशान होंगे। सो मुझे लगता है कि ये सही टाइम है जब हमें ढंग से अब कायदे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। वेलकम दीक्षा, वेलकम रोधी भाई, कैमियो सुमित, सुधा स्थान, धन्यवाद आप सबका। GB6265 भाई धन्यवाद आपका। समीर GD धन्यवाद साहब। वेयर शुड आई कवर साइंस? देवेंद्र भाई साइंस का ऑलरेडी मैंने पूरा पढ़ा रखा है इसी चैनल पे, आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट को देख लेना। मैराथन है उसमें, ग्रुप D वाला मैंने पढ़ा रखा है। ग्रुप D केवल नाम की बात है, वो सारी साइंस है उसके अंदर, है ना, 11-11, 12-12 घंटे की साइंस है। अब वो पढ़ लो, वो कंप्लीट है साइंस, वहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स भी अभी आने वाले हैं, बहुत कुछ बन रहा है। मैंने बोला ना थोड़ा धमाके के लिए तैयार रहिए। अभी थोड़ा सा माहौल अभी ठंडा पड़ा है, नोटिफिकेशन आ जाने दो, फिर उसके बाद एकदम से हम भी ब्लास्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं भी ज़्यादा क्रिएट करने पे ध्यान दे रहा हूँ, चीज़ें तो बन रही हैं बैकएंड पे, बहुत सारी चीज़ें एकदम से बूम करेंगे, ब्लास्ट होगा। सो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ बढ़िया आने वाला है। पेड कोर्स तो यही रहेगा, पेड कोर्स चेंज नहीं होगा। सो पेड कोर्स जिसको भी लेना वो यही वाला है। अब जो यूट्यूब पे आएगा वो फिर सोचेंगे, है ना, कुछ बढ़िया लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, बाकी कल मिलते हैं इसी टाइम पे 7 बजे हम मिलेंगे, है ना। सो आप पढ़ते रहिए और बाकी दोस्तों को भी इस कंटेंट के साथ जोड़िए जितना भी हो सकता है। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। भाई इसकी पीडीएफ्स अलग से अभी नहीं है, क्योंकि अभी ये तो एक एक करके सब बन रहा है कोर्स, है ना, तो अभी पीडीएफ हम अलग से नहीं कोई भी दे रहे हैं। आपको बैच के साथ ही सब कुछ करना पड़ेगा। सो बैच अब कम प्राइस में ही है, सो आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी असाइनमेंट्स वगैरह भी इसमें डलवाने वाला हूँ, बहुत कुछ होने वाला है। सो इसीलिए मैंने बोला कि आप ये वाला अभी लेकर रख लीजिएगा, इसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा काफ़ी हद तक। चलिए, अभी नोटिफिकेशन का कुछ नहीं पता कि कब आने वाला है।
श्रुति कह रही है पुराने वाला टाइम रख लो, देखते हैं। अभी बच्चों ने बोला है ये वाला टाइम पहले रखते हैं, तो करते हैं कोशिश। अगर ये वाले टाइम पे मैक्सिमम बच्चा आने लग गया तो फिर यही रखेंगे, देखते हैं कौन सा टाइम सेट बैठता है। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम बताते हैं, बड़ी दिक्कत है। सो देखते हैं। अभी एक्चुअली में क्या है कि धीरे धीरे 2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो श्रुति जी क्या है, एक पेड का टाइम रहेगा, एक फ्री वाली क्लास का टाइम रहेगा। सो कुल मिला के कहानी ये है कि वो मैंने टाइम बड़ा सोच समझ के रखा है 7 वाला, क्योंकि होने ये वाला है कि 7 से 11 बजे तक मैं आपको डेली बुक करने वाला हूँ, बहुत जल्दी। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कुछ भी, कुछ समय रुक जाइए। सो होने ये वाला है कि इस चैनल पे जितने भी बच्चे रहेंगे वो 7 बजे से 11 बजे तक डेली अपना टाइम फिक्स करके रखेंगे, क्योंकि 2-2 3-3 क्लास होंगी। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी कुछ समय दीजिए। कैमियो सुमित भाई 2.0 से काफ़ी अपडेशन इसमें कर दिया है ना। सो वो आप देख लो एक बारी, मैं तो यही बोलूँगा। कह रहे हैं यू आर द बेस्ट। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब होगा, अभी कुछ नहीं पता दोस्त, कुछ नहीं पता। यही तो मैं बोल रहा हूँ, ठंडा माहौल पड़ा है अभी, इसीलिए मैं भी उस चीज़ को अभी लॉन्च नहीं कर रहा हूँ जो तगड़ी चीज़ अभी आने वाली है। सो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी नोटिफिकेशन का कुछ क्लैरिटी नहीं है। 31 को बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आएगा 31 को। सो लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा सा, कुछ ना कुछ बैकएंड पे चीज़ें इनकी चल रही हैं। सो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। धन्यवाद आप सबका।